अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ आतिर रिजवी एंड मुझे कहा गया है कि आई शुड डिस्कस सम फीचर्स एज वेल एज आई शुड गिव यू सम इंट्रोडक्शन पर्टेनिंग टू द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। मेरी मेथोडोलॉजी ये होगी कि बिफोर गोइंग इनटू स्लाइड्स वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग योर बैकग्राउंड नॉलेज जो हमने लॉ स्कूल में देखी होती है। सो पहले 20 मिनट या 25 मिनट्स वी विल डिस्कस कि लीगल सिस्टम होता क्या है, लीगल सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं और लीगल सिस्टम के स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं और लॉज आते कहाँ से हैं। हम कोई 3 4 5 चीज़ें जो हैं, हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए रिवीजन टाइप ही हों, बट जैसे ही हम वो देख लेंगे तो मैं आपको किसी हद तक तमाम तरह के जो लॉज पाकिस्तान में हैं, ख़ास तौर पे सिविल, क्रिमिनल और बाकी, मैं उनका एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। मैं यहाँ आने से पहले टोटल मॉड्यूल जो कयूम साहब ने बनाया है, मैं वो देख रहा था। दैट इज़ वेरी कम्प्रीहेंसिव और मेरे लिए 2 चीज़ें बड़ी आसान भी थी और थोड़ी सी टेक्निकल भी थी जब मैं सोच रहा था कि आपके साथ क्या डिस्कस करूं। एक चीज़ ये थी कि जो चीज़ें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा दोज विल बी रिपीटेड बाय अदर स्पीकर्स। तो मैं अगर उनकी चीज़ें डिटेल में करा जाऊं सो वो उन स्पीकर्स के साथ ज़्यादती होगी और आप लोगों के साथ भी चीज़ें शायद उस तरह ना हो। सो दूसरी चीज़ जो मेरे लिए मुश्किल थी वो ये कि मैं अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी सी भी ट्रैक से हट के समझाता हूँ तो हो सकता है किताब में वो उस तरह ना हो और कल को आपको लगेगा कि आतिर साहब जो कह के गए थे वो इस तरह तो नहीं बताया गया। बट व्हेन इट कम्स टू ए लीगल सिस्टम तो हम 4-5 चीज़ें अभी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। समझ लें इसको कि ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लीगल सिस्टम होता क्या है। अब जो हमारे नेक्स्ट कुछ मिनट हैं, हम कुछ चीज़ों को मैं अपने तरीके से आपको रिवाइज़ कराने की कोशिश करूँगा, या आपकी नॉलेज में अगर कहीं पर कोई चीज़ रह गई है तो वापस उसको हम रिवाइवल करेंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि यू ऑलवेज़ लर्न देन अनलर्न एंड देन रीलर्न। तो हम थोड़ा सा उस चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। लीगल सिस्टम है क्या, 6 से 7 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और फिर मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट लिख के लाया हूँ। देन वी विल रीड आउट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। नंबर 1, जब भी आप किसी भी सिस्टम की बात करते हैं जो कि लीगल है तो याद रखना है आपने कि वो जो उस मुल्क की सोशल स्ट्रक्चर होता है वो उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। यानी सोसाइटी की जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस जितनी भी नॉर्म्स वहाँ पर मौजूद होती हैं, लीगल सिस्टम में कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नज़र आ रही होंगी। एक चीज़ और समझ के आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को लेना है और वो ये है कि लीगल सिस्टम एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत समझा जाता है। मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था आने से पहले, तो बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी हुई थी। मैं वो एग्जांपल अपने अल्फाज में आपको कोट कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। वहाँ पर एग्जांपल थी रेलवेज़ की और बताया गया था कि रेलवे के कुछ, जब रेलवे के महकमे को हम देखते हैं तो उसमें आप एक इंजन है, पटरी है और प्लेटफॉर्म है और बाकी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मौजूद होंगी। हम कई दफ़ा लॉज को जो उस मुल्क में अवेलेबल होते हैं, हम उनको इंडिविजुअल तौर पे समझ रहे होते हैं कि ये पूरा एक लीगल सिस्टम है। वेयर एज जैसे रेलवे का एक महकमा है जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, उसी तरीके से जब आप पाकिस्तानी लीगल सिस्टम को देखेंगे तो ये समझ जाइएगा कि उसमें रिलीजियस लॉज भी हो सकते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, उसमें सिविल लॉ भी होगा, क्रिमिनल लॉ भी होगा। सो मैं आज आपके साथ हर चीज़ में से थोड़ा सा कोई चीज़ जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले तो इस लेक्चर का ये रीज़न और ये पर्पज़ आप समझ लें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होंगे मेरे लेक्चर के, अगर हमें इस डिस्कशन के बाद, ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज ओपन टू क्वेश्चंस। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क, बट वी विल नॉट इंडल्ज इनटू एनी डिबेट बिकॉज ड्यू टू माई लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हो सकता है मैं आपका वो क्वेश्चन को उस टाइम पर सेटिस्फाई ना कर सकूँ। सो उसमें मेरी कोई कोताही या कमी होगी। बट हम 2 लोग यहाँ पर पढ़ने नहीं आए या हम नॉलेज शेयर करने नहीं आए, हम काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। सो वी विल नॉट गो इनटू आके फर्दर डिबेट में नहीं जाएंगे उसके लिए। और आई एम ऑलवेज अवेलेबल आफ्टर दिस लेक्चर के अगर कहीं पर कोई तिश्नगी रह गई सो आई विल ऑलवेज बी हेयर एंड आई विल ओपन टू फर्दर डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट।
एनीवे, जब लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो जो माय अप्रोच इज़ दैट इज़ कि लीगल सिस्टम में कुछ ना कुछ आपके इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे, पहले तो ये समझ लें आप। और बीइंग ए लॉयर या समबडी हु इज़ अटैच विद लीगल प्रोफेशन, हमें एक बात याद रखनी है पाकिस्तानी लीगल सिस्टम को समझते हुए कि हमारे पास जो क्लाइंट आएगा वो कोई भी काम लेके अपना आ सकता है जहाँ पर उसके लॉ, उसको लगता है लॉ की वायलेशन हुई है या उसके राइट्स वायलेट हुए हैं। फॉर दैट पर्पज़ पूरे लीगल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है, और आज हम थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब मैं लीगल सिस्टम की बात करूंगा तो हमारे पाकिस्तान में दो तरह के लॉज या लीगल सिस्टम्स पैरेलल चल रहे हैं। एक फॉर्मल लीगल सिस्टम है और एक इनफॉर्मल लीगल सिस्टम है। हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं स्लाइड्स में हम फर्दर इसको देखेंगे। फॉर्मल लीगल सिस्टम हमारा कोर्ट स्ट्रक्चर है, और जो ज़्यादा एम्फोसिस मेरा आज के इसमें होगा। वेयर एज इनफॉर्मल भी एक साथ चल रहा है, पंचायत का और बाकी चीज़ों का, तो ये भी आपने देखना है। उसको लोग उसी तरीके से लीगल देख रहे होते हैं, चाहे वो उस डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम में पूरा ना होता रहो, बट पीपल टेंड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स थ्रू दैट पर्टिकुलर पैरेलल सिस्टम। एक चीज़। सेकेंड, जब भी किसी सिस्टम को हम देखेंगे तो 3, 4, 5 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, वहाँ पर कोई लॉ मेकिंग बॉडी होगी। वो लॉ मेकिंग बॉडी हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, और कहीं पर हम कह सकते हैं कि जजेस भी लॉ मेकिंग करते हैं किसी न किसी जुरिस्डिक्शन में दुनिया की। सो लॉ मेकिंग बॉडी का तारुफ होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप बहुत जगहों पर जाकर डिफेंड करेंगे लोगों को, या लॉ के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, या उस पास हुए हुए लॉ को आपने चैलेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो लॉ मेकिंग बॉडी है, क्या उसकी वो पावर थी, या वो अल्ट्रा वायरस में जाके उसने कोई कानून साजी की है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या उसकी पावर से बियॉन्ड है। एक चीज़, हमारे यहाँ लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो आप लोगों को जो रीड करनी है चीज़ें और पढ़ना है, दैट इज़ पार्लियामेंट। व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट, एक बात और याद रखनी है, हमारे यहाँ 2 लेवल पर कानून साजी हो रही होती है स्टेट लेवल। एक, हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, तो हमारा एक अपर हाउस है, लोअर हाउस है, नेशनल असेंबली, सेनेट, और एक प्रोविंशियल लेवल पर भी हमारी कानून साजी हो रही होगी। तो उसके बारे में हमें एक आइडिया होना चाहिए बैकग्राउंड स्टडी में। ये चीज़ें आप लोगों ने लॉ कॉलेजेस में, कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको उनका आइडिया है। सेकंड चीज़ जो हमारे लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है लीगल सिस्टम के लिए, एंड दैट इज़ वो जो लॉ बन जाएगा उसको एनफोर्समेंट का एक मैकेनिज़्म होगा उसके अंदर। उस मैकेनिज़्म में बहुत सी एजेंसीज आएंगी, जैसे पुलिस है, बाकी लोग हैं, तो उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इस नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि पुलिस रूल्स क्या हैं, और अगर आप FIA को डील कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो एजेंसीज भी एक सेकंड चीज़ होगी किसी भी, या इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म जो है वो सेकंड चीज़ होगा। थर्ड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एडजुडिकेटिंग बॉडी भी वहाँ पर होगी। एडजुडिकेशन कौन कर रहा है? जब एडजुडिकेशन से बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो लॉ की तशरीह, लॉ अप्लाई कैसे हो रहा है, तो जुडिशरी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं जब कयूम साहब से मेरी बात हुई थी, सो बेसिकली मैं सिविल, क्रिमिनल कोर्ट्स और उसके बारे में एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको आइडिया हो। बट सर की इजाज़त के साथ, क्योंकि अभी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं करेंगे, बट बिकॉज हमारे पास कोर्ट्स मुख्तलिफ तरह के हैं, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी हैं, सो आई विल टेक 5 to 10 मिनट्स अपने हिसाब से आपको उनका कोई ओवरव्यू देने के लिए कि वो कोर्ट्स के हैं। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट होगी किसी भी लीगल सिस्टम में, एंड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान आल्सो, और वो जो चीज़ है वो आपके लिए है कि एक इंटरमीडिएट बॉडीज़ भी होंगी, कुछ लोग भी होंगे जो इस लीगल सिस्टम को चलाते रहेंगे कहीं ना कहीं। उसमें हम लॉयर्स आएंगे किसी ना किसी हद तक, क्योंकि जब किसी को पुलिस से इशू होगा तो हम ही होंगे जो उनकी वॉइस बनेंगे जुडिशरी में जाकर। जब किसी को उसके राइट्स नहीं दे रहा होगा कोई डिपार्टमेंट, तो हम जैसे लोग ही होंगे जो काला कोट पहने हुए हैं, जो वहाँ पर जाकर उसकी वॉइस बनेंगे और उसको वहाँ पे उसके लॉ को, उसकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। और लास्ट चीज़ लीगल सिस्टम में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, अवाम, पीपल। तो जो चीज़ हम लोगों ने लॉ स्कूल में कभी पढ़ी थी, एंड दैट वाज 2 तरह के पर्सनस होते हैं, नेचुरल पर्सनस और आर्टिफिशियल पर्सनस। सो हमें एक चीज़ इन कोर्सेज के अंदर, क्योंकि आज पहला दिन है, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई जाएंगी, कुछ ऐसे महकमे बताए जाएंगे, कुछ ऐसे पर्सनस बताए जाएंगे जो आर्टिफिशियल पर्सन हैं।
बट आर्टिफिशियल पर्सन इज अ पर्सन जिसको लॉ ने हकूक और फ्राइज दिए हैं और वो उसको इन्फोर्स भी करवा सकता है, उसके खिलाफ इन्फोर्स भी हो सकते हैं, जैसे मैं और आप नेचुरल पर्सन हैं। तो जब हम लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जब हम कोर्स डिवाइस करते हैं पर्टेनिंग टू लीगल सिस्टम, तो याद रखिएगा कि जगह जगह कहीं ना कहीं कोई यहाँ पर ट्रेनर और यहाँ पर कोई स्पीकर आपको बता रहा होगा कि जी आप पुलिस इन्वॉल्व हो गई, अब FIA इन्वॉल्व हो गई, अब कोई महकमा इन्वॉल्व हो गया, कहीं पर जो है वो अम्बर्समैन इन्वॉल्व हो गया। तो एक आइडिया हमें लेना है, मीनिंग देयर बाय पाकिस्तानी लीगल सिस्टम की यू पीपल नीड टू गेट ए होलिस्टिक अप्रोच। पूरा एक अम्ब्रेला के नीचे जो जो चीज़ें काम कर रही हैं हमें उनका आइडिया होना चाहिए। तो पहला चीज़ जो हमने डिस्कस करनी थी वो ये था कि जो लीगल सिस्टम है वो है क्या और उसमें कितने स्टेक होल्डर्स हैं या कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है, जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी लीगल सिस्टम, तो हमें एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और हिस्ट्री ऑफ दिस लीगल सिस्टम। कहाँ से आ रहा है, हमने कहाँ से लिया, हम इस पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले किसका हिस्सा थे। क्योंकि मेरी जो पहली स्लाइड है दैट इज़ फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी लीगल सिस्टम, तो जब हम वो देखेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें माजी से नज़र आ रही होंगी कि पाकिस्तान में आई हैं, ठीक है। सो वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कॉमन लॉ के, और या उससे पहले मुसलमान थे तो इस्लामिक लॉ के, वो करेक्टरिस्टिक्स भी हमारे लीगल सिस्टम में जगह जगह नज़र आएंगे। तो हमें एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसका बैकग्राउंड क्या था, बिकॉज जब हम इंटरप्रिटेशन में जाते हैं एज ए लॉयर और एज ए टीचर और समबडी हु इज एडजुडिकेटर और समबडी हु हैज़ टू डिसाइड ए केस एज ए जज, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि वो जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्ट और स्टैच्यूट, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है टू प्रोवाइड ए कोजेंट आंसर टू द प्रॉब्लम इन हैंड। तो ये चीज़ एक याद रखनी है। सेकंड चीज़, किसी भी लीगल सिस्टम को हम नहीं समझ सकते जब तक हमें उसकी सोर्सेज ना पता हो। सो लॉ स्कूल्स में हम आमतौर पे जूरिस्प्रूडेंस या लीगल थ्योरी या जो जो अब आपके सब्जेक्ट्स नए आ गए हैं 5 ईयर्स में, तो फिलॉसफी ऑफ लॉ, तो हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं एंड दैट इज़ कि जो भी आपका लॉ बनेगा, जिसको बनाने वाला एक इदारा है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला दूसरा इदारा है और उसकी तशरीह करने वाला तीसरा इदारा है, और जिन पर वो लागू हो रहा है वो हम सब हैं। सो हमारे लॉ की, हमारे लीगल सिस्टम में जो कानून है वो कहाँ से आ रहा है, हम उसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। अब कई दफ़ा हमारे पास लीगल सोर्सेज होंगी और कई जगह पर नॉन लीगल सोर्सेज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लेजिस्लेशन होगी जो एक सोर्स है, और ये जो पार्लियामेंट कवानीन बनाती है हमें उसका आइडिया होना चाहिए। आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और समबॉडी हु इज़ ए न्यू एंट्रेंट इनटू द प्रोफेशन, आपको एक बात का और पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एनेक्टेड लॉ बाय द पार्लियामेंट, जिसको स्टैच्यूट कहते हैं, एक्ट कहते हैं, और ऑर्डिनेंस कहाँ से आता है, और उसके अलावा नॉन एनेक्टेड लॉज कहाँ पर हैं। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। कस्टमरी प्रैक्टिसेस कई दफ़ा इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप उनको ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं और लॉ को आप समझ रहे होते हैं, दिस इज सेकेंडरी। और रिलीजियस लॉज आपकी बेस कैसे बनाते हैं। बट जनरली हम लीगल सोर्सेज में 3 सोर्सेज को ही रखते हैं, एक लेजिस्लेशन है, एक कस्टम्स हैं, और दूसरे आपके प्रेसिडेंट्स हैं, जो कि जज मेड लॉ है। अभी सर ने लेक्चर से पहले एक बात बड़ी अच्छी आप लोगों को टिप दी थी कि दैट वाज कि कोई वीक में कहीं ना कहीं आप बैठ के जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उनको पढ़ें। तो होपफुली जब आपको इधर ट्रेनिंग्स ये कराएंगे, लॉ मोटिंग जब अभी आगे देखा है मैंने चीज़ें हैं, तो ये देख लीजिएगा कि जजमेंट के जो हिस्से हैं, ऑबिटर क्या होता है, स्टेट डिसाइसिस क्या होता है, रेशो क्या होती है, अगर आपको ये निकालना आ जाए तो आपके लिए जजमेंट को पढ़ना, चाहे वो 1000 पेज की हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ जो इररेलेवेंट बातें हैं आप उन्हीं को अपने आर्टिकल्स में और अपनी टीचिंग्स के अंदर और अपने लेक्चर्स के अंदर कोट कर रहे होते हैं। सो वो चीज़ों के ऊपर आप वर्क ज़रूर साथ करें, ताकि जब आप अपनी आर्गूमेंट्स बिल्ड कर रहे हो तो जज के सामने इररेलेवेंट बातें ना बता रही हों, आप उसकी वो रेशो बता रहे हो जिसकी बेस पर डिसीजन लिया गया है। सो लीगल सिस्टम के अंदर आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो पार्लियामेंट का रोल है एज ए लॉ मेकिंग बॉडी, उसके बारे में आपको आइडिया हो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको बताओ। ऑर्डिनेंस की जब हम बात करते हैं, स्टैट्यूट्स की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, तो व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन तो ऑर्डिनेंस आएगा। और ऑर्डिनेंस जब आएगा तो एक बात और याद रखनी है आपने कि
प्रोविंशियल लेवल पे ऑर्डिनेंस कौन पास कर रहा है और फेडरल लेवल पर ऑर्डिनेंस कौन पास कर रहा है, प्रेसिडेंट का रोल कहाँ पर है, गवर्नर का रोल कहाँ पर है, और वो ऑर्डिनेंस कब लैप्स हो जाता है, ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा हम लोग जब केस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम पुराना ऑर्डिनेंस लेके उसके ऊपर केस प्रिपेयर करते बाद चलता है ये लैप्स हो चुका है और पार्लियामेंट ने इसको एक्सटेंड भी नहीं किया, और पता चलता है वो सारी हमारी मेहनत जो है वो, तो ऑर्डिनेंस के बारे में आपको बताएं। प्लस जब हम लॉ की बात करते हैं, अब एक लीगल सिस्टम है, उसके अंदर लॉज हैं, बिकॉज हम लॉयर्स हैं और हमें लॉज को ही सोसाइटी के साथ लेकर चलना है और उनकी वही इंटरप्रिटेशन करनी है जो हो सकती है या जजेस अलाउ करते हैं। तो जब लॉज की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी लॉ जो पाकिस्तान में इनेक्ट होगा वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो वो चल नहीं सकेगा। तो हमारा लीगल सिस्टम कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट फॉरम्स दे रहा होगा उस सूरतों के अंदर कि जब लॉ बना दिया जाता है और वो लॉ उस महकमे या उस इदारे ने जिसने लॉ बनाया है उसकी पावर ही नहीं होती, या वो लॉ ऐसा बना देता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। तो हमें उन फॉरम्स का एक आइडिया होना चाहिए। आज हम उनमें से कुछ फॉरम्स को सिर्फ टच करते हुए इस आज की टॉक के अंदर गुजरेंगे। दूसरी चीज़, जितने बाकी लॉज हैं आपके पास उस लॉ के अलावा, वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो आपके पास या इनेक्टेड होंगे या नॉन इनेक्टेड होंगे। इसको भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। इनेक्टेड लॉ से मुराद है जो भी मैंने बात की, आपके एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, ऑर्डिनेंस को चलें किसी हद तक हम कह सकते हैं कि वो किसी प्रोसेस से ही आता है, पार्लियामेंट के थ्रू नहीं आया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त दे रहा है वहाँ से आया। उसके अलावा जितने हमारे पास नॉन इनेक्टेड हैं, जिसमें हम सबसे बड़ी मिसाल देते होते हैं आपकी इस्लामिक प्रिंसिपल्स अगर किसी लॉ में ऐड नहीं हो गए, सो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द एक्सप्रेस डिक्टा ऑफ इस्लाम, और जहाँ पर भी आप जाएंगे तो वो आपको चैलेंज हो जाएगा। या आपकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत जगह पे आपको कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको सप्लीमेंट कर रही होती हैं जब आप एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो रहे होते हैं। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। लास्ट चीज़ बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द स्लाइड्स जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो भी लॉज होंगे, जो भी रूल्स होंगे जो हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड एज ए लॉयर और समबडी हु इज़ रिलेटेड टू लीगल प्रोफेशन, और वो क्या है कि उसके लिए हमें मैकेनिज़्म क्या है। देखें हम अक्सर डिस्कस करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ लॉ, और जब हम पर्पसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो पार्ट 1 का जो लॉ का स्टूडेंट है तो वो कहता है टू रेगुलेट द सोसाइटी। थोड़ा सा बच्चा पढ़ता है आगे जाते कहता है नहीं जी एक पर्पस तो टू पनिश द क्रिमिनल भी है, कल्प्रिट भी है, ऑफेंडर भी है। एक और आगे जाता है तो वो कहता है कि जी नहीं जी लॉ का काम तो है टू प्रोवाइड सोल्यूशंस टू योर डेली प्रॉब्लम्स, बिकॉज लॉ आपको कई दफ़ा जो आपके लिए इश्यूज आ रहे होते हैं उनके सोल्यूशन दे रहा होता है। तो जब हम लॉ के जो हमारे पास लॉ बन जाएंगे, हमारे लीगल सिस्टम में अवेलेबल होंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये ज़हन में रखना है कि देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स। फॉर एग्जांपल अभी जिस पे हम बार बार डिस्कस करेंगे दैट इज़ द कोर्ट स्ट्रक्चर। मैं एज ए लॉयर अगर मुझे ये पता हो विच फॉरम टू गो, और मुझे ये पता हो मैंने किस टाइम लिमिटेशन में वहाँ पहुँचना है, मेरे लिए रिलीफ लेना आसान हो जाता है। ना कि मैं यही ना पता हो मैंने जाना हो फर्स्ट क्लास सिविल जज के पास लेके मुकदमा और मैं क्लास 3 जज के पास जाके केस कर देता हूँ, तो मुझे तो अल्टीमेटली नुकसान ही होगा उसका। ठीक है। दूसरी चीज़, इन कोर्ट्स के साथ हमारे पास कुछ ट्राइब्यूनल्स भी होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ भी होंगी जो हमें मुख्तलिफ फॉरम्स प्रोवाइड करेंगी टू गेट रिलीफ। इनके साथ हमारे पास एक जिरगा सिस्टम भी हो सकता है, एडीआर का भी चीज़ें हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो वो जो मैकेनिज्म है टू गेट रिलीफ और वेयर टू नॉक, वेयर टू गो एंड, और हर एक के अपने रूल्स होंगे। तो पाकिस्तानी लीगल सिस्टम को समझते हुए और पढ़ते हुए एक बात याद रखनी है कि आज भी अगर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज मैं प्रैक्टिस नहीं करता उस तरह, तो आज भी अगर अहमद साहब के पास कोई केस आता है तो चाहे सीपीसी 70 दफ़ा पढ़ी है उन्होंने पिछले एक वीक में, वो दोबारा उस केस के लिए देखते हैं कि कोई चीज़ रह ना जाए इस रेलिवेंट प्रोविजन की। सो जब भी हमारा मोतसिब के पास जाना है तो क्यों ना जाने से पहले हम सिस्टम में ये देख लें कि मोतसिब क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। स्लाइड्स में अभी हम देखेंगे पावर्स बताई हुई है सेक्शन 9 के अंदर उसकी कि ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता, और जहाँ नहीं कर सकता मैं वहाँ जाके रिलीफ लेने की कोशिश करूँ। सो आई विल बी अल्टीमेटली वेस्टिंग टाइम ऑफ माई क्लाइंट एज वेल एज एनर्जीज जो मैंने रात को बैठ के केस को तैयार किया है। सो पाकिस्तानी लीगल सिस्टम
कि जब हम बात करते हैं तो 3-4 चीज़ों का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपके साथ अभी थोड़ी सी डिस्कस की, ताकि हम आगे जाने से पहले इन चीज़ों को समझ सकें। दूसरी चीज़, जो आपके कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स में कई आपके जुडिशल फॉरम्स होंगे जब हम एडजुडिकेशन की बात करते हैं, जब हम रिलीफ की बात करते हैं, और कई आपके क्वाज़ाई जुडिशल फॉरम्स भी होंगे, और हो सकता है आपके इलाके में या कहीं पर आप कहें जी नॉन जुडिशल फॉरम्स भी हैं और वो भी रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पूरी ये चीज़ें जो हैं आपकी लीगल सिस्टम के अंदर जो अवेलेबल हैं, याद रखना है आपने कि आप इस वर्कशॉप में और इन चीज़ों में, और इनमें हो सकता है जो हम आके आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और अपनी नाकिस नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस ना करें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हमें कुछ फीचर्स का पता होना चाहिए पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के, वो हम अभी देखते हैं, और वो फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से और हमारे लीगल सिस्टम में से हमें कहीं ना कहीं एमर्ज होते हुए नज़र आएंगे। मैं आपको कुछ हिंट भी देता जाऊंगा, और ये कोई जो मैंने 4-5 फीचर्स लिखे हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही हैं, हम खुद भी बैठ के सोच सकते हैं कि येस दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम। अब जो लास्ट चीज़ थी, ताकि हम फिर स्लाइड्स के सब जाते हैं समझने के लिए, ये हम कुछ बैकग्राउंड थोड़ा सा बना रहे थे, और जो नेक्स्ट चीज़ थी, मैंने कहा था कि आई विल बी डिस्कसिंग ए प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए लीगल सिस्टम और पॉइंट वाइज डेफिनेशन ऑफ ए लीगल सिस्टम, के लीगल सिस्टम का रोल क्या है, क्योंकि हम सब एक पार्ट हैं वो लीगल सिस्टम का जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो लीगल सिस्टम का रोल क्या है? लीगल सिस्टम का जो मेन रोल है, याद रखना है आपने, कि ये कंसिस्ट करता है कुछ प्रिंसिपल्स पर, कुछ वैल्यूज़ पर, और कुछ ऑपरेशनल नॉर्म्स पर विद इन द सोसाइटी, जिनका काम सिर्फ एक होता है, और वो ये है कि जो सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं और जो रोल ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको स्ट्रीमलाइन कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग इन्वॉल्व होंगे तो ये याद रखना है कि लोगों के बिहेवियर्स, लोगों का बैकग्राउंड, लोगों की एफिलिएशंस, लोगों के मज़ाहिब और लोगों का इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। दैट्स वाई आपका जो लीगल सिस्टम है वो किसी और आउटलुक में भी जा सकता है, जो सेम चीज़ों को जो फॉलो कर रहे हैं ममालिक, उनकी शक्ल शायद वैसी ना हो। यानी आपका लीगल सिस्टम एक आपके मुल्क का सोशल, आपके मुल्क का पॉलिटिकल, आपके मुल्क का कल्चरल, आपके मुल्क का इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मज़हर होगा। हम अक्सर लॉ स्कूल्स में एक बात करते होते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं, और आप सब गुजरे हैं इस बात से, देयर आर कॉमन लॉ कंट्रीज, देयर आर सिविल लॉ कंट्रीज। अब जब कोई कहता है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं तो मुश्किल हो जाती है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताना शुरू करूं तो आप ही में से कोई कहेगा सर ये तो पाकिस्तान में भी इस तरीके से है, तो पाकिस्तान तो फिर प्योर सिविल हो गया। क्योंकि जो आपकी ट्रेडिशंस हैं लीगल, वो लीगल सिस्टम की आउटलुक डिफाइन करती हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगल ट्रेडिशन एंड जो लीगल आपका सिस्टम है। हमारी जो ट्रेडिशंस हैं वो शायद हमारी जो आउटलुक है लीगल सिस्टम की, उसको किसी हद तक इस्लामिक रंग भी दे रही होंगी, और हो सकता है हम जैसा ही कोई मुल्क जिसका सेकुलर लॉ है सारा, उसमें इस्लामिक रंग उस तरीके से ना आ रहा हो, बट हमारी बेस शायद वही कॉमन लॉ कंट्रीज में से एक हो, या हाइब्रिड सिस्टम में हो, या मिक्स्ड सिस्टम में से हम चीज़ों को ले रहे हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ वॉज जो मैंने भी बताई आपको कि लीगल सिस्टम का मकसद क्या है। दूसरी चीज़ कि हर लीगल सिस्टम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। नंबर 1, एक चीज़ जो है वो उसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है उस मुल्क में, और सेकेंडली उस सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 2 चीज़, दूसरी चीज़ जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लीगल सिस्टम जो कर रहा होता है वो देख रहा होता है आपके मुख्तलिफ लीगल रूल्स विद इन सोसाइटी जो अप्लाई हो रहे हैं। हो सकता है हमारी सोसाइटी में जो लॉ बन गए हैं वो हमारे साथ वाले मुल्क की सोसाइटी उसको उस तरह एक्सेप्ट ना करती हो, हमारी जो पब्लिक पॉलिसी है वो किसी और मुल्क से थोड़ी सी डिफरेंट हो, या हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी हैं वो किसी और मुल्क में उसको उस तरह देखा ना जाता हो। तो लीगल सिस्टम इसको भी एक्सप्लोर कर रहा होता है कि जो लीगल नॉर्म्स हैं या रूल्स हैं विद सोसाइटी वो किस तरफ जा रहे हैं या कैसे हैं। लीगल सिस्टम का एक और मकसद होता है, एक और रोल हो रहा होता है, और वो क्या है? लीगल सिस्टम आपको वो स्कीम्स
देता है जो कि इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद इन द सिस्टम को रेगुलेट कर रही होती हैं। आप अक्सर सुनते हैं ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, अभी हम कहीं ना कहीं स्लाइड्स में उनको डिस्कस करेंगे, उनको भी किसी ना किसी हद तक रेगुलेट कर रहा होगा और कुछ मैकेनिज्म्स दे रहा होगा लीगल सिस्टम टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म उस सिस्टम में नहीं है तो आप नहीं कह सकते कि वो देयर इज सम लीगल सिस्टम विच इज देयर। और लास्ट चीज ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन और उसकी प्रमोशन भी कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही होगी, तो पूरे मैकेनिज्म उससे रिलेटेड वहां पर मौजूद होंगे। आज जब हम मॉडर्न स्टेट की बात करते हैं तो मॉडर्न स्टेट के अंदर लीगल सिस्टम के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको साथ लेके चल रही होंगी, जिसमें आप अक्सर लफ्ज़ सुनते हैं रूल ऑफ लॉ का, जब इसमें आप अक्सर एक लफ्ज़ सुनते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का, आप अक्सर एक लफ्ज़ सुनते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस का या जुडिशियल रिव्यू का, आप अक्सर लफ्ज़ सुनते हैं ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन का। तो जो आज मॉडर्न लीगल सिस्टम्स कहीं पर भी अवेलेबल हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये वाले जो डॉक्ट्राइन्स हैं और ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, ये वाले जो चीज़ें हैं, ये आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रही होंगी। और हर किताब, हर ऑथर, हर राइटर और हर स्कॉलर इनकी बात अपनी जजमेंट्स में, अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल्स में और अपने लेक्चर्स में कर रहा होगा। ये मॉडर्न लीगल सिस्टम को लेके चलने वाली चीज़ें हैं जो उसको जोड़ते हैं, जो जिसके ऊपर जो भी बात की थी बुनियाद बन जाती है, तो बुनियाद के बाद वो चीज़ें आगे चलती हैं। अब इस बैकग्राउंड नॉलेज के बाद मैं डेफिनेशन स्किप कर रहा हूँ, हम एंड पे जाके देखेंगे। हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, क्या एक डेफिनेशन जो किसी ने दी है हम कुछ चीज़ें उसमें से केटर कर सकते हैं या उनमें से कुछ लेके इस डेफिनेशन पे ला सकते हैं। सो जो डेफिनेशन मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, हम उसको यहाँ पे रोकते हैं, एंड पे आके हम देखेंगे इसके अंदर। अब फर्स्ट चीज़, जब हम पाकिस्तानी लीगल सिस्टम की बात करते हैं, बिकॉज वी हैव टू वर्क विद इन इट, हमें यहीं से अर्न करना है, हमें यहीं पे लर्न करना है, हमें यहीं पर सपोर्ट करनी है सोसाइटी की और अपने कोलीग्स की और सब लोगों की, अपनी फैमिली की। सो पहली चीज़ जो है दैट इज़ इस्लामिक करैक्टर। जब हम इस्लामिक करैक्टर की बात करते हैं तो एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, एंड दैट इज़ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ आर्टिकल्स कहीं ना कहीं हमें इस्लामिक प्रोविजंस 227 से 231 तक, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 हमें बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की स्टेट का ये नाम है, पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन ये है। और कहीं ना कहीं आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हो तो आपको पता चल रहा होगा कि इस ओहदे का शख्स जो है वो सिर्फ मुसलमान ही हो सकता है, या ओथ्स में कहीं ना कहीं बात हो रही होगी। सो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम की जब भी आप बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आपकी ग्रैंड नॉर्म है समझ लें, या आर्टिकल 2A जो है, तो वो भी आपको बता रहा होता है कि जी हमारा इस्लामिक वे ऑफ लाइफ हमने देखना है। इवन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर बहुत कुछ अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बहुत सी चीज़ें हमें इस्लामिक सिस्टम से नज़र आ रही होंगी। तो हमारा लीगल सिस्टम में कहीं ना कहीं हमें एक इस्लामिक रंग नज़र आएगा, ख़ास तौर पे जब आप कोई चीज़ देखते हैं इस्लामाइजेशन से रिलेटेड। ज़िया एरा के बाद बहुत ज़्यादा इस्लामाइजेशन हुई और हमारे लॉज जो हैं वो इनेक्ट होना शुरू हुए, तो इस्लामिक रंग होगा और वो करैक्टर हमारे लीगल सिस्टम में बार बार नज़र आ रहा होगा। हमारे लीगल सिस्टम के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात होगी, यानी हमारा लीगल सिस्टम फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करेगा बार बार। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं वो आपके आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक लिखे हैं। अभी हमने पिछले 10 मिनट पे एक बात की थी कि लीगल सिस्टम मैकेनिज़म्स भी देता है, और जब वो राइट वायलेट होता है तो कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा होगा जहाँ पर, कोई फॉरम ऐसा होगा जहाँ पर जाकर आप उसकी वायलेशन पर दरवाज़ा खटखटा सकेंगे टू गेट रिलीफ। हमारा आर्टिकल 199 आगे बताया जाएगा आपको, और 184 सब आर्टिकल 3 जो है बड़ा क्लियर है इसके ऊपर। एक हाई कोर्ट की पावर है, रिट्स की आप अक्सर सुनते हैं, और एक जो है वो जुडिशियल रिव्यू या सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट। सो एक मैकेनिज़्म मौजूद होगा, और उस मैकेनिज़्म में याद रखना है कि जब भी वायलेशंस की बात आएगी राइट्स की, तो डायरेक्ट पहुंचने से पहले एक दफ़ा ये भी देखना होगा कि क्या उस डिपार्टमेंट या उस इंस्टीट्यूशन या उस लॉ में ही कोई इंटरनल मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि नहीं। समटाइम्स हम एक्साइटेड होकर के केस बनता है, हम पहुंच जाते होते हैं। ये आपको जो यहाँ पर प्रोफेशनल लॉयर्स आएंगे, सो दे विल डिस्कस थिंग्स इन बिग डिटेल।
बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके फीचर्स में एक ये है कि हम एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पर बड़ा जोर देते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है आपने, जब व्हेन इट कम्स टू लॉज, ये हम लॉ स्कूल्स में बहुत ज़्यादा बताते हैं आपको, आइदर देयर आर सब्सटेंटिव लॉज और प्रोसीजरल लॉज। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है पता होना चाहिए आपको, जिसकी मिसाल पीपीसी समझ लें आप, और प्रोसीजर कैसे आप अडॉप्ट करेंगे तो सीआरपीसी आपके सामने एक मिसाल है। तो इनका डिफरेंस आपको एक आइडिया होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आपके फंडामेंटल राइट्स के फ़ौरन बाद जो है वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिस पे स्टेट को रन करने के लिए गाइडलाइंस हैं। रूल ऑफ लॉ, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मीनिंग देयर बाय एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ एंड नो वन इज़ अबव द लॉ। ठीक है, तो ये एक आपकी इक्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हमारा जो लॉ है स्टेट का या कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये बात हमें जहन में रखनी है। ये एक वो फीचर है जो हमें बार बार नज़र आएगा। जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, यस देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के इंडिपेंडेंस उस तरह अचीव हुई है या नहीं हुई, बट स्टिल जब जुडिशरी का चैप्टर 175 से ऑनवर्ड हम पढ़ते हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में हमें बताया जाता है। और जो हमारे जस्टिस एंड लॉ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेडरल लेवल पर भी है और वो प्रोविंशियल लेवल पर भी है। मैं इसको अगर इस तरीके से कहूँ कि आपके फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे बहुत से लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं, ड्राफ्टिंग के लिए चीज़ें हैं। स्टेट को जब आपने रिप्रेजेंट करना है और स्टेट के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, या आपके हमसाये में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये ज़हन में रखना है आपने कि पूरा एक हमारे लीगल सिस्टम में ये भी एक पूरा मैकेनिज़्म होगा जो स्टेट को, प्रोविंसेस को प्रोटेक्ट भी कर रहा होगा। लॉ मेकिंग का एक पूरा प्रोसेस होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमें उसका एक आइडिया होना चाहिए। बिकॉज जब कभी हमने उसको चैलेंज करना है तो कई दफ़ा हम चैलेंज ये करते हैं कि प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, जब वो फॉलो नहीं किया था तो यहाँ पर लैक्यूना है और इसको ठीक किया जाए। सो हमारा जो पाकिस्तानी सिस्टम है लीगल, उसके कुछ जो मुझे मिले या मुझे लगा कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, वो कुछ ये 4, 5, 6 बड़े बड़े इसके फीचर्स हैं। सर आगे स्टेक होल्डर्स लीगल सिस्टम के, ये हम अभी जो पहला हमने 20-25 मिनट डिस्कशन की थी उसके अंदर इनडायरेक्टली मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। सर पीछे एक मिनट में थोड़ा सा, सोसाइटी, मैंने सोसाइटी को यहाँ पर पहले हमने जनरल देखा था, अब क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को तो मेरे लिए वो सोसाइटी जो है वो मेरा वो क्लाइंट है जो कि मेरे पास आया है। हमारी स्टेट, क्योंकि स्टेट के ही ऑर्गन्स हैं, स्टेट के ही एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमें उस लीगल सिस्टम के अंदर स्टेट को भी जहन में रखना है। हम लॉयर्स और यस हम लोगों ने जिनसे रिलीफ लेना है, जो इंटरप्रेटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और लॉ के, जुडिशरी। तो ये जो रिलेशनशिप है प्लीज़ इसको समझें। मुझे अभी अहमद साहब ने एक बात बताई है कि लीगल एथिक्स के ऊपर कुछ डिस्कशन हुई है आज, क्योंकि पहला दिन है। लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल हमारा एक्ट है, बड़ा डिटेल में हमें समझाया जाता है कि हमारा एज ए लॉयर प्रिविलेजेस क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हम लॉयर्स की या हम टीचर्स की ड्यूटीज़ की, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप है। अगर हम प्रोफेशनल हैं, हम एथिकल हैं और हम जो हैं वो इस सोसाइटी को प्रॉपरली आगे लेके जाना चाहते हैं, तो काइंडली जब भी कहीं पर आपका एथिकल एलिमेंट्स की बात आए, एक वक्त था हम एक बात हमेशा करते थे, जो मेरी एज के हैं उनको पता है, जो यंगस्टर्स बैठे हुए हैं शायद वो इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो। हम तालीम और तरबियत की बात करते थे, हम स्कूल्स में भी यही बात करते थे। अगर आप सिर्फ तालीम की हम बात करते हैं, तरबियत हम कहते हैं मुआशरा कर ले, हम लॉ स्कूल वाले कहते हैं बार काउंसिल कर ले, बार काउंसिल कहती है लॉ स्कूल तरबियत करके भेजें, और सोसाइटी कहती है ये दोनों ने तरबियत नहीं की तो ये सारी गलत है। सो तरबियत का आंसर, ये ट्रेनिंग्स जो हैं आपकी, उसमें एक एथिकल एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये जो रिलेशनशिप है ना, इस रिलेशनशिप को मैं और आप एज ए लॉयर, क्योंकि हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो वो अपनी हर वो बात जो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताई होती वो ज़रूर आपको बताता है, ताकि आपने उसको डिफेंड करना है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि कहीं पर बात हो रही थी अभी जब आया था मैं, कि आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी ईगो का मसला नहीं है। और ये बात भी याद रखिएगा अपने पूरे कैरियर में कि आपका जो रिस्क है, जो लिख दिया गया है, वो आप जायज़ तरीके से कमाएं तब भी उतना ही है, नाजायज़ तरीके से कमाएं तब भी उतना ही है। रिस्क ना कोई बढ़ा सकती है ज़ात अल्लाह के अलावा, ना कोई कम कर सकती है। मैंने एक थोड़ी सी बात हटके है इससे, लेकिन मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं दुनिया में जो बहुत कम कमाते हैं और हमसे ज़्यादा खुश हैं, और मैंने बहुत से अपने दोस्त ऐसे देखे हैं जो मिलियंस में कमाते हैं मगर उनकी पूरी नहीं पड़ती। प्लीज़, ये जो सोसाइटी का आपके साथ ताल्लुक़ है, ये जो जजों का आपके साथ ताल्लुक़ है, ये जो स्टेट का आपके साथ ताल्लुक़ है, बिकॉज आप स्टेट को ओन करते हैं, आप स्टेट में किराए पे नहीं रह रहे। मैं अपने घर में एक कील भी सोच के लगाता हूँ, लेकिन मैं किराए के घर पे होऊंगा तो मैं कहूँगा जो होना है होने दो। तो स्टेट और सोसाइटी को जब मैं एज ए लॉयर, एज ए टीचर और एज ए रिसर्चर और एज ए जज ओन कर लूँगा, तो आप देखिएगा कि मैं हमेशा उसकी बेटरमेंट की बात करूँगा। तो काइंडली, ये जो लीगल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं वो शायद हम हैं, लॉयर्स, और हमारी पेरेंटल बॉडी बार काउंसिल। अगर हम इस रिलेशनशिप को समझ जाएंगे तो लीगल सिस्टम में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ मौजूद है, और हम जजेस को असिस्ट करने के लिए हैं। ठीक है, इस बात को समझना है सर। जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी है मैं वो बात कर रहा हूँ कि एक एपेक्स जुडिशरी है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आसान तरीन अल्फाज में कह सकते हैं जब जो हर वो कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए बना है, समझ लें, या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहा है या उसकी इंटरप्रिटेशन उसकी जिम्मेदारी है। तो हमारा जो 175 से ऑनवर्ड एक पूरा चैप्टर है वो सारा हमारा एपेक्स जुडिशरी को डिस्कस करेगा। लोअर जुडिशरी है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे आज आपको ओवरव्यू देना है। हमारे कुछ स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स हैं, हम थोड़ा सा उनका भी आइडिया लेंगे, सिर्फ नाम ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब मैं कोर्स देख रहा था तो उसमें आपके क्रिमिनल और बाकी चीज़ों के बड़ी डिटेल में डिस्कशन है, तो आप लोगों को चीज़ें फर्दर एक्सप्लेन होती जाएंगी। और कुछ क्वाज़ाई जुडिशल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो देखेंगे हम। एक बात और याद रखनी है कि इन सब को डील करने के लिए मुख्तलिफ कवानीन और रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ हमारे लिए एज ए लॉयर, स्टार्ट में जब आप पहली दफ़ा कोई केस लेते हैं ना, तो बेसिकली आपने 70 साल बाद भी अगर उस वकालत में वो केस आता है ना, तो पहला केस में जो आपने एफर्ट की होती है ना, वो एफर्ट आपको हेल्प आउट कर रही होती है उस टाइम पर। तो जब भी आप किसी नए फॉरम पे जाएं पहली दफ़ा, तो फुली प्रिपेयर्ड होके जाएं, सिर्फ अपने केस की हद तक नहीं, उस फॉरम को भी मुख्तलिफ लॉज लगते होंगे, उस फॉरम पर भी मुख्तलिफ रूल्स लगते होंगे, जिसके तहत दैट पर्टिकुलर फॉरम अपनी पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सरसाइज करता होगा। और अगर आपको वो पढ़ लेते हैं ज़िंदगी में एक दफ़ा, तो आपने एज ए लॉयर पता नहीं कितने 100 दफ़ा उस फॉरम के सामने पेश होना है। आपके दिमाग में हर वक्त रहेगा कि ये जो बैठा हुआ शख्स, ये क्वाज़ाई फॉरम है या फलां फॉरम है, और ये फॉरम में ये काम कर ही नहीं सकता, और जब नहीं कर सकता तो मैं रिलैक्स होकर जाऊंगा और जाके सिर्फ एक ही बात कहूँगा, और वो क्या बात होगी कि सर आपकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती। तो थोड़ा सा हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है। अगली स्लाइड जो है, अगला जो है, वो मैं सिविल कोर्ट से शुरू कर रहा हूँ। मैं एपेक्स कोर्ट से शुरू नहीं कर रहा, करना तो वहाँ से चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा ड्यूरिंग ये सारी वकालत जो है, उसमें हम बहुत से जो हमारे 60-70% लॉयर्स हैं वो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स में ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब व्हेन इट कम्स टू सिविल कोर्ट्स, तो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 का हमें आइडिया होना चाहिए। और जब भी हम कोई लॉ की बात करते हैं ना, बस एक बात याद रखना है, हम बोलें ना बोलें, लेकिन हम हमेशा एक बात करते हैं, एज अमेंडेड अप टू डेट। तो कोई अमेंडमेंट आई है तो आपको उसका एक आइडिया होना चाहिए। और सिविल प्रोसीजर कोड CPC ऑब्वियसली उसके बगैर हम चल नहीं सकते। इसके अलावा तमाम वो लॉज, क्योंकि हम सिविल कोड की बात करते हैं, तो तमाम वो लॉज जो सिविल नेचर को डिस्कस करते हैं, हमें उनका आइडिया होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है
मेरे सामने कि ये जो सिविल केस है ये क्या है, या सिविल नेचर क्या है। तो जहाँ पर प्रॉपर्टी है, जहाँ पर फैमिली है, समझ लें, जहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहाँ पर आपके थोड़े बिजनेसेस हैं, हम उसको कह सकते हैं कि वो आपका सिविल नेचर की साइड पे आपका एक सिविल केस इमर्ज हो रहा है। और वो फॉरम जो इस नौयत के केसेस को देख रहा है वो हमारा सिविल कोर्ट है। लाहौर में ऐवान अदल, आप समझ लें कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। और आखिरी चीज़, वो जो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जिसको अपॉइंट कर दिया गया है उसको प्रिजाइड करने के लिए एंड टू प्रोवाइड यू रिलीफ, हम उसको कह सकते हैं कि वो सिविल जज है। अब इनकी कुछ क्लासेस होंगी जो हम आगे आके देख रहे होंगे। सिविल ज्यूरिसडिक्शन की जब बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब सबसे ऊपर होंगे। हम हाई कोर्ट और ऊपर की बात अभी नहीं कर रहे। एडीजेज होंगे, एडिशनल्स, सिविल जज क्लास 1, सिविल जज क्लास 2 और सिविल जज क्लास 3। आप में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो जज बनना चाहते हैं। तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि सिविल जज के लिए अब हाई कोर्ट एग्ज़ाम लेता है। तो बिल्कुल जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं और वो समझते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट एग्ज़ाम लेता है और 2 इयर्स की प्रैक्टिस चाहिए मिनिमम, जो अब तक रिक्वायर्ड है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सर आपको गाइड कर सकते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है जो बहुत अरसा पहले डेवलप हुई थी किसी एक स्टूडेंट के इशू के साथ, और वो ये थी कि हम में से बहुत से लोग बार कौंसल से लाइसेंस लेने के बाद, पंजाब बार से, अपनी पेरेंटल बार में एनरोल नहीं होते, लेट हो जाते हैं। जो सर मुझे आपने इस पे गाइड करना है, जब तक आप अपनी पेरेंटल बार में एनरोल नहीं होंगे वहाँ से आपका एक्सपीरियंस उसी दिन से शुरू होता है। तो ट्रांसफ़र तो हो जाता है, नहीं, एक्सपीरियंस फॉर 2 इयर्स नहीं, आई थिंक वो सिंप्लीफाई कर दी हो। आपका जो भी उस्ताद है उसके साथ आपने टाइम करना है। इंटीमेशन पीरियड के अंदर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके साथ आप हैं 6 महीने आप उसके साथ लगाएंगे। एनीवे, तो एक चीज़ ये, तो दो जगह हैं जहाँ से आप इंडक्ट होते हैं लोअर जुडिशरी में। एक एज ए सिविल जज और एक आप एडिशनल के पेपर होके आप वहाँ से आते हैं। अब सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, कौन से मैटर्स देख सकता है, ये सीपीसी में लिखा है सब कुछ। मैंने उसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए हल्का सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपका पूरा एक लेक्चर है, शायद 1 या 2, जो कि सिविल कोर्ट्स और उनकी फंक्शनिंग पर है, लेकिन ठीक है, उससे पहले हमें कुछ आइडियाज़ होने चाहिए। सो मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एक सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है, एक पेक्यूनरी है पर्टेनिंग टू रुपया पैसा, कितनी अमाउंट तक वो सुन सकते हैं। एक आपकी टेरिटोरियल है, किस इलाके में सुन सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपने दावा दायर करना है तो लोएस्ट ग्रेड का जो अदालत है आप उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। अल्टीमेटली हर अपील, शायद हर तो नहीं, मतलब मेजॉरिटी सूरतों में जब बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व हों या बड़ी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू एंटरटेन एवरीथिंग, तो मैं क्यों ना यहीं पे जाने की कोशिश करता हूँ। वो उसकी ओरिजिनल जुडिक्शन में शायद आप नहीं आते होंगे, एपलेट में आते होंगे। तो लोएस्ट पे जाके हमने देखना है, और लोएस्ट पे जाने के लिए हमें 2-3 और कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। जब हम अपने ड्राफ्ट करते हैं प्लीडिंग्स, कॉज ऑफ एक्शन क्या है और लोकस स्टैंड आई क्या है, और तीसरी चीज़ का हमें आइडिया चाहिए कि वेदर माई क्लेम इज़ विद इन लिमिटेशन और नॉट। तो क्योंकि कोर्ट में जब आपने खड़ा होना है तो आपको खड़ा होने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई राइट वायलेट हुआ हो और उसको लॉ एक्नॉलेज भी करता हो कि ये वायलेशन है। तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुई, कैसे हुई, वन टाइम कॉज ऑफ एक्शन क्या होती है और कंटिन्यूइंग कैसे होती है, और क्या तरीका है कि जब टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है तो मैं किस तरीके से कॉज ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर सकता हूँ, किसी नोटिस के ज़रिए, किसी और चीज़ के ज़रिए। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। और इन ट्रेनिंग्स में यहाँ पर जब आपको सिविल और क्रिमिनल लॉ डिटेल में
कराया जा रहा होगा। तो एक बात आपने याद रखनी है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। लॉ की अकेले नॉलेज होना टोटल वकालत नहीं है, एक परसेंटेज है वो। लॉ के साथ उसकी टेक्निकलिटीज, डिफरेंट फॉरम्स और सोसाइटी और जज की नब्ज का पता होना भी जरूरी है। आप एज ए लॉयर, ये आपको यहां पर सिखाया जाएगा, कब आप समझते हैं कि मेरी बात से जज अनाय हो रहा है और कब आपको अपना आर्गुमेंट चेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब आपको लगता है कि मेरे जैसे सारे केसेस जज साहब का माइंड बना हुआ है कि ये जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना आज एडजमेंट लेने की कोशिश कर लूँ किसी तरीके से, ताकि मुझे रिलीफ फ्यूचर डेट पे मिल सके। क्या टोन रखनी है, ये आपको ये बैरिस्टर्स बताएंगे कि जब आप अदालत में खड़े होते हैं तो आपकी आवाज़ कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितनी नहीं। ये सारी चीज़ें भी आपकी वकालत के लिए इंपॉर्टेंट होंगी और ये इस सारे करिकुलम में और इस सारी ट्रेनिंग के अंदर आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप में इस तरह के ट्रेनर्स जो हैं वो इनकलकेट कर रहे होंगे। पिच कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी चीज़ें होंगी। सर सब्जेक्ट मैटर, मेरा केस है, जहां पे सिचुएट करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मुझे वहीं पर जाना है। सीपीसी में मैंने सेक्शंस आके लिखे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं जो है सारी प्रॉपर्टी यहाँ की है, कॉज ऑफ एक्शन भी यहाँ पर है, पार्टीज़ भी यहाँ की हैं, और मैं कहूँ कि मैं सैर करने 15 दिन के लिए मरी जा रहा हूँ, वहीं पे स्टे ले लेता हूँ। ऐसा आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो कॉज ऑफ एक्शन कई दफ़ा होली और पार्टली अराइज होता है। ये आप लोग अपने फाइनल ईयर जो भी लॉ का था, हम सीपीसी को सारे पढ़ के आए हैं, बट हम कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बस रिवाइज कर रहे हैं और हल्का सा इस हद तक देख रहे हैं। और कई दफ़ा आप देखते हैं कि वेयर डिफेंडेंट एक्चुअली और वॉलंटरीली रिजाइड्स और कैरीज और ऑन हिज बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर हिज गेन। सो कोई हालात ऐसे हो सकते हैं जब आपका जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिडिक्शन में है, तो आपको सीपीसी पर इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपको आइडिया हो कि ऐसी सूरत में कोई एक कोर्ट भी इसको ले सकता है और वो बता के ले लेगा कि जी मैं ये, उसको अपना एक रीज़न देनी होगी कि इस हालात पे मैं समझता हूँ कि मुझे इसको टेकअप करना है। सो एक आपको इबाम की सूरत में भी सीपीसी में प्रोविजंस मौजूद हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी है अगर, तो उसके अंदर भी कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि आप इसको टेकअप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कोर्ट एक नोट लिखेगा, कर सकते हैं। जब केस इज रिगार्डिंग पर्सन्स और मूवेबल्स, तो मुझे एज ए सिविल लॉयर एक बात पता होनी चाहिए कि मैं कहां पर केस कर सकूंगा। कई दफ़ा प्लेंटिफ को ऑप्शन होती है और कई दफ़ा आपको डिफेंडेंट के ही इलाके में जाके केस करना होता है। क्योंकि ये बताने का मकसद क्या था, इस बताने का एक ही मकसद था, एंड दैट वाज आपको जो ऑब्जेक्शन है प्लेस ऑफ सुइंग पर, वो आप लेटर स्टेजेस पर नहीं ले सकते, और इसके ऊपर आपकी सीपीसी वेरी क्लियर है। सो जैसे ही अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और आपको लगता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन बनती है, जो दूसरी पार्टी है वो गलत फॉर्म पे आ गई है, तो आपको वो रेज करनी है, वरना फ्यूचर में शायद आपके लिए इश्यूज हों। दो स्टैट्यूट्स, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन दो स्टैट्यूट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त जब हम फॉरम्स की बात कर रहे हैं, लिमिटेशन की बात कर रहे हैं और कहाँ पे आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। एक कोर्ट फीस एक्ट और एक आपका सूट वैल्यूएशन एक्ट, माइनर एक्ट्स में से आप लोगों को पढ़ाए जाते थे। उस वक्त हो सकता है तो मेरे जैसा टीचर सिर्फ 2-4 सवाल करवा के आपको छोड़ देता हो। अब जब हम वकालत में आते हैं तो हमें इन दो स्टैट्यूट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। हमें इन दो स्टैट्यूट्स को बार बार देखना है, क्योंकि ये दो स्टैट्यूट्स हमें हमारा फॉरम और हमारा कोर्ट फीस के बारे में बताएंगे। और अगर मैं गलत फॉरम चुन लेता हूँ और मैं गलत कोर्ट फीस लगा लेता हूँ, तो हम सीपीसी में कुछ ऑर्डर्स हैं तो ये कहते हैं कि शायद मेरा केस फ़ौरन खारिज हो जाए। तो इनको काइंडली दो स्टैट्यूट्स को पढ़ें, समझें,
सीनियर्स से पूछें, ताकि जब आप दावा दायर करने जा रहे हो तो आपका उस टाइम पर कोई नुक्स ना हो उस दावे के अंदर। When it comes to pecuniary jurisdiction, कितनी मालियत का दावा सुन सकते हैं, उसमें जो क्लास 1 है उनके बारे में है कि अनलिमिटेड, जो क्लास 2 है वो 5 मिलियन तक, और जो क्लास 3 है वो 5 लाख तक। इसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो जजेस हैं क्लास 3 से इंडक्ट होते हैं, 2 इयर्स की आपको प्रैक्टिस चाहिए। वो जो हमने बात की थी लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू फॉरम जो है आपका टू एजुडिकेट, आप वहाँ जाएंगे तो ये नहीं होगा कि आपका केस जो है वो 25,000 रुपये का है और आप कहें जी मैं क्लास 1 के पास डायरेक्ट ले जाता हूँ। तो फॉरम का चुनना आपकी वकालत में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ एक बात बस याद रखें, ये जो छोटे छोटे 7 स्टैट्यूट्स हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और आप जहाँ पर आपको कोई सीनियर लगता है कि ये मुझे गाइड कर सकता है, आप उनसे ज़रूर हेल्प लें, उनसे ज़रूर इसके ऊपर पूछ सकते हैं कि मुझे बताएं कि इन हालात में मैं कहाँ जा सकता हूँ। भाई की इजाज़त से एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये चीज़ आपकी रोज़ी रोटी को भी बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जो मालियत आपने लिखी है, हाई कोर्ट के वकील नहीं है, अगर आपने ज़्यादा मालियत बीच में लिख दी है एग्जाजरेट करके, तो अपील हाई कोर्ट में जाएगी, आपके पास है फॉर्म ख़त्म हो जाएगा, आपका ख़त्म हो गया, वो ऊपर किसी और को जाके वकील करेंगे। तो ये चीज़ें वगैरह भी आपने देखनी होती है, और ये चीज़ें जो आपसे गुफ्तगू की जा रही है ये सिर्फ हवा में नहीं है। आप बतौर वकील हैं, ये चीज़ें इंग्रेडिएंट इस देचकी के अंदर, आपकी प्लेट के अंदर आप लिखेंगे, तब आपकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी बनेगी। जैसे भाई कह रहे थे पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, मालियत आप डिटर्मिन करेंगे तो उसके मामले से होगा, उसका असर पड़ेगा स्टैम्प पेपर आपने कोर्ट फी कितनी आपने लगानी है, उसका असर पड़ेगा, अपील कहाँ पे जानी है, ये चीज़ें आपने लिखनी है। तो ये निरी हवा के अंदर बात नहीं हो रही, इसका आपके हर मुकदमे की सेहत के ऊपर असर पड़ेगा, और हर मुकदमे में इसकी अपील कहाँ पे जाएगी, इसमें क्या चीज़ होगी, उसके ऊपर पड़ेगा। तो ये ज़रा थोड़ा सा गौर से देखिए, प्लीज़ देखिएगा प्लीज़ सर। सॉरी। अब जब हम सिविल कोर्ट में जाते हैं केस लेके, तो कुछ स्टेजेस होंगी, ये आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका कोर्स है उसके अंदर बड़ा ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है, जिसके अंदर आपको सारे तलबाना से लेके एवरीथिंग भरना भी शायद सिखाया जाएगा, आपको इन सारों की चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और हो सकता है इसके एंड के ऊपर आप लोगों को अहमद साहब जो हैं वो कोर्ट्स का जाके जहाँ पर दावा दायर होता है वो जगह भी दिखाएं आपको कि जी ये है सीनियर सिविल जज और ये मोहर लगती है, इसको ऐसे भरते हैं, तो कुछ चीज़ें उसमें ऐड होंगी। एनीवे, तो आप सीनियर सिविल जज के पास जाके दावा दायर करते हैं। क्लासेस ऑफ सिविल जजेस जो बताई थी उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये इनका काम है कि दावों को देखना और कौन किसको आगे रेफ़र करना, खुद भी सुन सकते हैं। नोटिस जाएगा, मैं बड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ कि अगर सब कुछ ठीक ठीक चलता जाए, बीच में नोटिस वो इतना शरीफ इंसान हो डिफेंडेंट के वो उसको फ़ौरन एक्सेप्ट भी कर ले, तो इसका मतलब है कि नो अखबार इश्तिहार और नो चस्पानगी और नथिंग, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, जैसे चार्ज फ्रेम होता है क्रिमिनल में, सिविल में इश्यूज़ होते हैं। आपको जब इश्यूज़ लिख के दिए जाएंगे जज साहब की तरफ से, और उनके आगे लिखा होगा OPP और OPD, ओनस ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ एंड ओनस ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। पार्टीज को खुद समझ आ जाता है कि मैंने अपनी एविडेंस किस हिसाब से लेके आनी है। और अगर आपको लगता है, जो सबसे टेक्निकल चीज़ है वकालत में, हमें कई दफ़ा ऐसा लगता है कि जी मैं तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, मैं हाई कोर्ट का सीनियर लॉयर हूँ, मुझे नीचे की फ़ाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं। अहमद साहब इसको शायद मुझे सेकंड करें कि जो केस नीचे से मेरे और आप जैसे वकीलों ने बना दिया है, बड़ा कम रूम होता है ऊपर के कंपिटेंट लॉयर्स के पास उससे हटने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके जजमेंट इन इश्यूज पे आनी है, अगर आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि ये इश्यूज इस तरह के बन गए हैं जो मैं चाहता था ना हो, तो ऑब्जेक्शंस का शायद एक पूरा मैकेनिज्म होगा CPC के अंदर, इश्यूज और उसके ऊपर फिर एविडेंस। और हम सब जानते हैं कि 2 तरह की एविडेंसेस हैं, एक इंसान की शक्ल में है, एक चीज़ों की शक्ल में है, डॉक्यूमेंट की शक्ल में है, ठीक है जी। तो आपके विटनेसेस हैं, तो विटनेसेस के लिए आपको फिर जाके कानूनी शाद ऑर्डर देखना पड़ेगा।
आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 को देखना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ विटनेस देखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ विटनेस देखनी पड़ेगी, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। और ऑन द अदर हैंड जब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं या किसी मटेरियल की बात करते हैं, किसी एग्रीमेंट की बात करते हैं, किसी निकाहनामे की बात करते हैं, उसकी लीगैलिटी को देखने के लिए, उसकी वेटेज को देखने के लिए प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, वापस जाना पड़ेगा QSO में। तो ये ज़हन में रखना है कि वो जो हम बात कर रहे थे रेलवे वाली, कि होलिस्टिकली देखना है पूरे लीगल सिस्टम को, क्योंकि ये सारे स्टैट्यूट कहीं ना कहीं आपको दोबारा आके आपके केस में आपको नॉक कर रहे होंगे कि मुझे फिर खोल लो और मेरे में से ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद आर्गूमेंट्स हैं, डिसीजन आ जाएगा, और अगर अपील होगी, रिव्यू होगा, रिवीजन होगा, CPC को खोलें, जाके CPC को दोबारा देखें और जाके देखें 96 से ऑनवर्ड क्या है, 114 क्या कहता है, 115 क्या कहता है, किन हालात में ये चीज़ें हो सकती हैं, किन हालात में नहीं हो सकती, अपीलेबल ऑर्डर्स क्या हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ना कि जब आपका केस आपके खिलाफ हो जाए तो आप ये सोच रहे हो कि जनाब अब मैं किसी सीनियर से पूछूं उसके खिलाफ अपील होनी है कि नहीं। चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं, उनकी फर्दर एलेबोरेशंस और एक्सेप्शंस जो हैं वो आप सीनियर लॉयर से और किसी से पूछ सकते हैं। वजह मैं अक्सर एक चीज़ कोट करता हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, बट मैं अक्सर स्टूडेंट के साथ एक चीज़ कोट करता हूँ कि गुड लॉयर जो है वो नहीं है जो सिर्फ लॉ को जानता है। गुड लॉयर वो भी है जो लॉ की एक्सेप्शंस को ज़्यादा जानता है। वैसे तो बना हुआ है ना कि जो जज को भी जानता है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं कि वो एक्सेप्शंस को भी जानता है, कहाँ पर मुझे एक्सेप्ट। जज को जाने से मुराद वो नहीं है जो दो लोग हंसे हैं, जज को जाने से मुराद है जज की नेचर को, जज रिलीफ गिविंग है या नहीं है, जज किस चीज़ से एनाय होता है। मैं इस एंगल से बात कर रहा हूँ, उस एंगल से नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हैं। और लास्ट चीज़ है कि आपने जजमेंट ले ली, एग्जीक्यूशन जाके पढ़ें ऑर्डर 21 को, जाके देखें कि एग्जीक्यूशन में कितनी प्रॉब्लम्स आती होंगी। सो सिविल प्रोसेस जब शुरू होगा तो एक सिस्टम से चलेगा, और हर उस स्टेप से पहले आपके पास शायद 2-2, 3-3 ऑप्शंस होंगी कि मुख्तलिफ फॉरम्स पे जा सकते हैं उस ऑर्डर के खिलाफ, उस चीज़ के खिलाफ, या उस जो जज साहब ने कुछ काम वहाँ पर किया है उसके खिलाफ। तो ये इसका आइडिया आपको होना चाहिए। और ये पता है कब होगा आपको? जब आप काम से नहीं भागेंगे, जब आप चीज़ों को बढ़ बढ़ कर करने की कोशिश करेंगे, जब आपने किसी सीनियर को ज्वाइन किया, जब आप में लर्न करने की विल होगी। मैं आई स्टिल नो few of my class fellows and people who joined the profession few years after me, जब उन्होंने लॉ फर्म्स या अपने सीनियर को ज्वाइन किया था तो मुंशी को छुट्टी समझते उन्होंने करवाई थी, वो हर काम खुद करते थे। मैं पूछता था यार क्या ज़रूरत है, वो कहते थे इसी से मैंने इसी प्रोफेशन से कमाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बॉस का मजबूरी बन जाऊँ। और आज वो हर चीज़ जानते हैं, क्योंकि आपका मुंशी अगर आपने सारे काम खुद किए हैं, वो आपका बड़ा अच्छा टीचर होगा। शुरू में वो आपको कहेगा तलबाना भर दो, आप कहेंगे मैं क्यों भरूं, क्यों नहीं भरूं। वो कहेगा जनाब नोटिस लिखो, आप कहेंगे ये तुम्हारा काम है, क्यों, मेरा काम है वो, क्योंकि मैं लर्न कर रहा हूं। आज मैं करूंगा तो कल को लाहौर में अकेला मैं ही वकील हूं और सारे मुंशी मौजूद ना हो, तो मैं खुद तो चीज़ को भर सकूं। तो एक दफ़ा आपने इसको अपने हाथ से गुजारना है। और जो हमें सिखाई गई थी जब हम प्रोफेशन में आए थे आज से 20-22 साल पहले, तो हमें एक चीज़ कहा गया था कि जो फाइल आपका सीनियर तैयार कर रहा है उसने सुबह आर्गूमेंट करने हैं, तो थोड़ी देर उसके साथ बैठ के देखें, उस फाइल को अपने तरीके से भी पढ़ें। सीनियर किन पॉइंट्स पे आर्गूमेंट्स करते हैं वो पॉइंट अपने दिमाग में रखें कि मैं अगर आर्गूमेंट करूंगा। मैं अक्सर एक काम ये करता था एट दैट टाइम, मैं उस फाइल को पढ़ता था और पूछता था अपने सीनियर से कि जी कल आपने किस में बहस करनी है। वो पहले ही पता होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, अगले हफ्ते ये लगना है, इस पर बहस होनी है। उसको पढ़ के अपना एक पेज बनाता था छोटा सा कि मैं इन बातों पे आर्गूमेंट करूंगा, और वो पेज में अपने पास रखता था। अच्छा, जब सीनियर साहब खड़े होकर आर्गूमेंट्स करते थे तो मुझे पता होता मैं कितने हद तक वकालत सीख गया हूँ। कई दफ़ा मेरे सारे आर्गूमेंट उल्टे होते थे, मैं कहता था मैं क्या सोच के आया था और मैंने क्या पढ़ा था। और कई दफ़ा एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आपको पता चलता है यार अब सारी बातें वही हैं, बस उनको मेरे से एक्स्ट्रा लॉ और आर्गूमेंट्स में वजन उनको पता है, मैं भी यही लाइन लेना चाह रहा था, मैं भी यही बात करना चाह रहा था अपने अल्फाज में। ये तब आएगा, हम हमेशा कहते होते हैं सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आज हम एफर्ट करेंगे थोड़ी सी, हम आज अगर इन चीज़ों को पढ़ेंगे,
ये हमें फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। एक स्टैट्यूट मैंने बीच में वैसे ही लिख दिया है, शायद इसका हमारे इस पूरे लेक्चर से कोई ताल्लुक ना हो। जनरल क्लॉजेज एक्ट, नाम से देखें क्या समझ आता है। हर वो डेफिनेशंस और प्रिंसिपल्स और क्लॉजेज जो मुख्तलिफ स्टैट्यूट में यूज हुई हुई हैं, उन सबको डिफाइन किया होगा, एक्सप्लेन किया होगा इसके अंदर। हम इन स्टैट्यूट्स को, जिनको लॉ स्कूल में शायद कम वेटेज देते हैं, आप देखेंगे वो प्रैक्टिस में अंदर ज़्यादा वेटेज आएगी। तो किसी वक्त जनरल क्लॉज एक्ट को पढ़ें, देखें कौन सी टर्म्स जो फ्रीक्वेंटली डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रही हैं, उनका मतलब क्या है। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ उसकी है कि अगर स्टैट्यूट कोई और मीनिंग देता है तो उस टर्म का कोई और होगा, वरना वो टर्म उसी मीनिंग में और उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रही होगी जो जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर है। तो कुछ चीज़ों को अगर आपने प्रैक्टिस को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में एक्सेल करूं, तो याद रखिएगा कुछ अरसा आपको, वैसे तो सारी ज़िंदगी होती है, लेकिन स्टार्ट के कुछ अरसे आपको बहुत एफर्ट करनी है। और एक बात याद रखें कि जो आपका फ्यूचर है ना आफ्टर 5, 7, 10 ईयर्स, वो इतना ब्राइट है इसके अंदर। फिर हम अक्सर कहते होते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप। हमारे प्रोफेशन में सब रूम, टॉप के अलावा जो है वो बॉटम भी, हर चीज़ खाली है। कॉम्पिटेंट लॉयर्स जो हैं वो शायद जितने हम वकील हैं, हम सबको इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जैसे हम लॉ स्कूल्स के अंदर कॉम्पिटेंट टीचर्स, शायद मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ, कोई टीचर बुरा ना बना ले, बट हम शायद 40% ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि ये टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो जब आप केस प्रिपेयर करते हैं तो काइंडली ये देख के करना है कि मेरी होलिस्टिक अप्रोच क्या है। या मैं आज वो जो ऑब्जेक्शन थी फोरम पे, अगर आपने पहली दफ़ा उठाई और जज नहीं माना, कोई बात नहीं, आपको फ्यूचर में वो काम आ सकती है। तो जब आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी इस ट्रेनिंग में, आपको लॉ पढ़ना सिखाया जाएगा और आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स फिल करना सिखाए जाएंगे, प्लीज़ उनको जाके बार बार देखिएगा कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स, आपके कुछ लॉज बड़े रेलिवेंट होंगे जो तकरीबन हर जगह पे अप्लाई हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल पीपीसी है, हम सब तकरीबन जितने लॉ ग्रेजुएट हैं, हम कहीं ना कहीं इसको पढ़ के आते हैं, एग्ज़ाम दिया होता है हमने अपने तरीके से। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो हम बात करते हैं, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर लॉ, तो वो हमें एक आइडिया होता है। और QSO दोनों तरफ हमें हेल्प कर रहा होता है, प्लस डिफरेंट अदर स्पेशलाइज्ड लॉज। FIA है तो हमें उसका लॉ देखना पड़ेगा, टेररिज्म है तो हमें उसका लॉ देखना पड़ेगा, NAB है तो हमें उसका लॉ देखना पड़ेगा। तो मगर प्रिंसिपल्स शायद हम मुख्तलिफ इन्हीं बेसिक कवानीन से ले रहे होंगे। सो जब क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर आप जाते हैं, सेशन अदालत जो है हमारी, तो आपको उसका एक आइडिया होना चाहिए। क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस, हमारे पास सेशन जज हैं, जैसे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थे। हमारे पास एडिशनल सेशन जजेस हैं, वो जो मैंने आपको बात की थी कि जो एडिशनल जजेस हैं वो जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जजेस आते हैं तो वो भी इस तरीके से आ रहे हैं। हमारे पास क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मजिस्ट्रेट्स हैं और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट्स। अभी हम इनके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने जो आपके एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स हैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। जब भी हम क्रिमिनल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे। हमें एज समबॉडी हु इज रिप्रेजेंटिंग हिज और हर क्लाइंट्स, हमें इन कंपोनेंट्स के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? आप, एक पुलिस है, एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास कोर्ट्स हैं और एक प्रिजन डिपार्टमेंट है। क्योंकि जब क्रिमिनल की बात होगी तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट 5वां होगा जो नहीं लिखा, वो मैं और आप हैं। हम हैं। अगर क्लाइंट सेफ हैंड्स में है तो उसका, अगर प्रिजन है या कोई और जगह भी है, उसका वहाँ पर रिहाइश, वहाँ पर स्टे बहुत छोटा है, शायद वहाँ तक पहुँचे ही ना। और अगर
वो सेफ हैंड्स में नहीं है तो उसका बनता हुआ केस भी शायद ना हो सके। सो पुलिस का क्या रोल है, पुलिस के कौन से रूल्स हैं, पुलिस क्या करती है और पुलिस क्या नहीं कर सकती, हमें इसका एक आइडिया होना है। क्योंकि अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस को चुनते हैं अपने लिए तो आपका वास्ता डेली बेसिस पर इन लोगों से पढ़ना है, तो आपको उनके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। तो आपको उनको समझना भी है, उनकी पावर्स देखनी है, पुलिस रूल्स क्या हैं, कब आए, क्या हुआ, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या है, वो जो आपके कोर्ट्स हैं जिससे आपने रिलीफ लेना है, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट साहब, उनके और पुलिस के दरमियान एक ब्रिज है वो डिपार्टमेंट, वो किसको प्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, आपको इसका एक आइडिया होना चाहिए। और ऑब्वियसली होम डिपार्टमेंट के अंदर आपके प्रिजन्स आ जाएंगे, तो जब जुडिशल होता है कोई तो उस वक्त आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया होगा। मैं इसको डिटेल में नहीं कराऊंगा क्योंकि पूरा एक मॉड्यूल है आपका क्रिमिनल प्रोसेस का, और आप कई लोग कहते हैं कि जो स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस है 3 है, कुछ लोग कहते हैं 4 है। आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टेज है जहां पुलिस इन्वॉल्व है, आपकी इंक्वायरी स्टेज है, मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं होगा, और ट्रायल है, और ट्रायल का एंड हम सबको पता है, या एक्विटल है या कन्विक्शन। कुछ लोग कहते हैं 4 स्टेजेस हैं, वो कहते हैं जी इससे पहले भी एक स्टेज है, इसको प्री स्टेज कहते हैं, जहाँ पे FIR लॉज होती है और हम कहते होते हैं कि क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, स्टार्ट होता है, तो ऑफेंस कमिट होगा तो FIR आएगी, तो फिर ये सारा प्रोसेस आएगा। तो आप कोई यहाँ पर आकर हो सकता है कह रहा हो नहीं जी 3 कौन से हो गई, ये तो 4 स्टेजेस हैं, तो हो सकती होंगी। तो अगर 4 है तो मैं 5वीं भी कह सकता हूँ, पोस्ट ट्रायल स्टेज, जब आप क्लाइंट के साथ खाना खा रहे होते हैं। इसी तरीके से ये पावर्स हैं आपके मजिस्ट्रेट्स की, वो क्या पावर्स हैं। मैं आपको हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि टाइम चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही हैं। मैंने एक लफ्ज़ बोला था स्टार्ट में, एज अमेंडेड अप टू डेट। तो आप जब भी कुछ अरसे बाद देखते रहा करें कि ये पावर्स फंक्शंस, हमें 20 साल से ज़्यादा हो गए प्रैक्टिस में, एक टाइम पर फर्स्ट क्लास सिविल जज की पावर्स कुछ और थी और वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई शायद, और या सेकंड की कुछ और थी, वो बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक चली गई। तो टाइम चेंज होता है, शायद रुपए की वैल्यू कम होती है तो पावर्स चेंज होती हैं, जैसे दियत की वैल्यू चेंज हो रही होती है, तो हमें पता होना चाहिए। सो ये ज़हन में रखना है, ये कुछ इनकी क्लास 1 3 साल तक सज़ा दे सकता है, फाइन के एक है, और या बोथ। इसी तरह का क्लास 2 क्या कर सकता है, क्लास 3 क्या कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। सर इनकी जो पावर का जो है चेंजिंग पावर इनका बकायदा मैकेनिज्म क्या है, मतलब जैसे अगर इनकी पावर 1 साल की मतलब 15,000 की जगह 20,000 होती है, वो नोटिफिकेशन होगा, और नोटिफिकेशन जो है वो हाई कोर्ट का, वो आपको पहुंच जाएगा एज ए के जी ये नोटिफिकेशन हो गया, चेंज हो गया। तो वो जब चेंजेस होती हैं तो पता चलता है। लेकिन कई दफ़ा जैसे मैंने ज़्यादा वकालत जब की थी, मैं तो टीचिंग में ही हूँ, तो जब वकालत की थी तो मैं फैमिली और सिविल को ज़्यादा देखता था। तो जो आपका इतने लिंक्स होते हैं अपनी विद इन द फील्ड कि जब मुझे क्रिमिनल में कोई बेल के लिए जाना है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा यार किसी से कि क्या है। तो ये फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती, लेकिन ये कि यस टाइम के साथ। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये इनकी पावर्स एंड फंक्शंस हैं, लेकिन चेंज हो सकती हैं। पोर्टफोलियो क्या दिया है उससे भी चेंज हो सकता है। तो कई दफ़ा नोटिफिकेशन आ जाते हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसको आप दफ़ा 30 जिसे कहते हैं, उसकी पोर्टफोलियो चेंज भी हो सकता है। लेकिन जनरली जो है वो मैंने फिर आपको स्लाइड में दे दिया कि जनरली ये है, लेकिन पोर्टफोलियो थोड़े से चेंज होते हैं। एक चीज़ और, आपका सेशन जज जो है सारी पावर्स हैं जो लिखी हुई हैं, सारी सजाएं दे सकता है। जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि जब उसने डेथ पेनल्टी दी है तो वो लाजमी हाई कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन आनी चाहिए, वरना डेथ पेनल्टी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कुछ जब हम क्रिमिनल को देख रहे होते हैं तो हमें एक आइडिया लेना है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो मैं आपको बात कर रहा था सबसे इंपॉर्टेंट, और वो क्या थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे जो मैंने केस लिया है एज ए लॉयर, या जो मैंने असाइनमेंट ली है एज ए लॉयर, वो किसी को ओपिनियन देना है, वो मैंने केस पूरा का पूरा चलाना है,
मुझे उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं मुझे उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज मेरी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होगी। और जब अप टू द मार्क नहीं होगी तो माई क्लाइंट विल बी डिससेटिस्फाइड, मीनिंग देयर बाय आई विल बी लूजिंग दैट क्लाइंट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। बात समझ रहे हैं? तो मैं अगर उस क्लाइंट को अपनी एफर्ट से, क्लाइंटेज कैसे बनती है? क्लाइंटेज ऐसे नहीं बनती कि मैं ये कहूं कि जनाब मेरा आज एक केस आया, अब ये करते जाऊंगा, मेरे जो आपसे सेटिस्फाइड जाएगा क्लाइंट, आपने एफर्ट पूरी करनी है, उसको एफर्ट नजर आनी चाहिए, रिलीफ मिलता है नहीं मिलता दैट इज ए सेपरेट स्टोरी। आप ये देखेंगे आफ्टर 10 to 15 ईयर्स आपके कुछ क्लाइंट्स, उनकी फैमिलीज, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, उनके दोस्त, वो आपको ही रेफर कर रहे होंगे, वो आपके पास ही आ रहे होंगे। तो ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि जब आप वकालत में अपना इंडिपेंडेंट केस करते हैं पहला, तो ये समझ के करना है कि ये केस मुझे जो फ्रूट्स देगा वो आज नहीं है, वो 40 साल बाद भी दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने स्टार्ट में एक चीज़ लिखी थी, एंड दैट वाज कि सोसाइटी के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है। एक बात अपने पल्ले बांध लें, और वो क्या है? और वो सिंपल है, एफर्ट आपके हाथ में है, फल अल्लाह के हाथ में है। आपका काम है सिर्फ एफर्ट करना और अपनी चीज को बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपेयर करना। तो जब कोई केस आता है तो हम उस केस को साथ जो चीजें जुड़ी हैं हम उसको भी तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि दूसरे वकील की तरफ से आर्गूमेंट्स में उनके बारे में बात हो सकती है, तो उसको वहीं पे कन्फ्रंट करना है, या जज साहब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुरू में एक बात याद रखिएगा, शुरू में आपको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली दफा जनरल क्लॉजेस एक्ट पढ़ रहे होंगे, पहली दफा जस्टिस ऑफ पीस का सेक्शन पढ़ रहे होंगे, पहली दफा देख रहे होंगे जस्टिस ऑफ पीस क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये अगला हमने यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन जब दूसरी दफा पता होगा और तीसरी दफा के बाद शायद मुझे खोलने की भी जरूरत नहीं होगी, पहली दफा शायद मुझे ढूंढना पड़े कि ये जो लफ्ज है ये कहाँ लिखा है, दूसरी दफा मुझे ये पता है कि ये इस किताब में लिखा है और इस सेक्शन में लिखा है, शायद तीसरी दफा सिर्फ सेक्शन खोल के पढ़ना पड़े, और चौथी दफा के बाद मुझे अगर कहीं इबाम आया तो सिर्फ वो इबाम के लिए प्रोवाइजो पढ़नी पड़ेगी, उससे ज़्यादा मुझे दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मैंने पहली दफ़ा ही नहीं पढ़ा, मैंने पहली दफ़ा ही एफर्ट नहीं की, तो मुझे 20 साल की वकालत के बाद प्रोफेशन से गिला नहीं करना चाहिए कि प्रोफेशन ने मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे अपने आप से गिला करना चाहिए कि जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, और जब मैं वकालत में आया तो मैंने एफर्ट नहीं की कि मैं अच्छा वकील बन सकूं। मैं झूठा हो सकता हूं, मैं होऊंगा भी, अल्लाह मियाँ झूठा नहीं है। अल्लाह कुरान में कह रहा है लैसर इंसान इल्ला मा सा। आपने वकालत में अपना एक टाइम फ्रेम बनाना है, अपनी कोई गोल्स बनाने हैं। आपने वकालत में ये देखना है कि आफ्टर 5 to 10 ईयर्स मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँगा। उसके लिए यू नीड टू वर्क हार्ड, उसके लिए यू नीड टू इंडल्ज इन टू रीडिंग डिस्कशंस विच आर हेल्दी, और जो केस आए उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपेयर करें। आई कैन वाउच आफ्टर 5 to 10 ईयर्स आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, और उस वक्त आपको एफर्ट भी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ से एक बात आई थी, बुनियाद बना दी है। बुनियाद स्ट्रांग होगी ना जिस दिन आपकी, और बुनियाद स्ट्रांग होती है लॉ स्कूल से और पहले 5 से 7 साल की प्रैक्टिस से। अगर बुनियाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो ये इमारत बनी थी, सिंगल स्टोरी थी, किसी टाइम पे डबल होगी। अगर उस टाइम पे बनाने वाला ये सोचता कि इतनी ही रखनी है तो ये 2 मंजिलें ऊपर ना आ सकती, गिर जाती। उस टाइम पे बनाने वाले ने, हालांकि शायद उस वक्त बजट ना हो, उस वक्त बनाने वाले को पता था कि फ्यूचर में कभी टाइम आएगा, हमें ट्रेनिंग्स करानी है, कुछ और कराना है, तो ऊपर 10 मंजिला जाना है। आपको भी नहीं पता इस टाइम पर कि आप आज वकालत स्टार्ट कर रहे हैं और आप समझते हैं कि जी मैं इतना अमाउंट कमाऊंगा और ये करूंगा बहुत है। अल्लाह आपको ऐसी जगह ले जाए 10 साल के बाद और आप कहें जी सॉरी आई एम नॉट कैपेबल टू टेक दिस असाइनमेंट बिकॉज मुझे तो इसके बारे में आइडिया ही नहीं। सो अपना लॉ स्कूल अब तो गुजर चुका है, चलें लॉ स्कूल के बाद के जो 4-5 साल हैं, 7 साल हैं, उसमें आप अपनी बुनियाद बना रहे हैं,
अपनी बेस बना रहे हैं, वो बेस इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसके बाद अगर कभी आपको फ्यूचर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा भी दिया जाए तो आप कहें मैं कैपेबल हूँ, कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो एवरीथिंग। आपको कभी कोई और ओहदा भी दिया जाए या आपको कोई बड़ी असाइनमेंट आ जाए तो आप ये ना कहें कि यार क्या मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। जब मैं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो ये भाई हमारा ये काम क्यों नहीं कर सकेगा। सो आपको जब हम इसकी बात करते हैं जस्टिस ऑफ पीस की, तो ये गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन दे के इनको जस्टिस ऑफ पीस पे एक मैं सवाल करना चाह रहा हूँ सर, और एम साहब से करूँगा ज़रा। सर ये मैं 20 साल रहा हूँ कराची सिंध में, वहाँ जस्टिस ऑफ पीस के जो इख्तियारात है ना वो वकला को दिए होते हैं, लेकिन हमारे पंजाब में ये AHJ साहब या डिस्ट्रिक्ट जैसा खोसा साहब की जजमेंट के साथ, वो फुल बेंच की जजमेंट के साथ वहाँ पे तक नीचे भेजे गए थे। सॉरी सर, आसिफ सैयद खोसा साहब की जजमेंट है जिसके तहत ये पहले हाई कोर्ट के अंदर हुआ करते थे, वो इख्तियारात नीचे दिए गए हैं। वो जजमेंट जब तक फुल कोर्ट की एग्जिस्ट करती है तो कानून है। अच्छा, तो यानी कि सीनियर वकला को ये इख्तियारात दिए जा सकते हैं। यार मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, ये भी सुनी सुनाई ही कर रहा हूँ। फौजदारी का ज़िंदगी में मैंने एक मुकदमा नहीं किया, बट 22 से 22B के लेक्चर्स वगैरह और जो मैंने देखे हैं लोगों के करवाए हैं, उसके मुताबिक तो आसिफ सईद खोसा साहब की एक जजमेंट थी जिसके तहत ये पावर स्पेसिफिकली नीचे भेजी गई है, वकीलों को नहीं दी गई। उस जजमेंट में अगर लिखा होता कि वकीलों को मिलनी चाहिए, CM दे के आप मांग सकते हो। सॉरी, सिंध हाई कोर्ट, कराची, हैदराबाद, लाड़काना, इन सब में वकला को सर ये जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियार दिया और बाकायदा नोटिफिकेशन उनको जारी किए। अच्छा, तो अच्छी बात है अगर सिंध हाई कोर्ट ने किए हुए हैं तो किए हुए हैं वगैरह। आप पंजाब में अनफॉर्चुनेट हाँ 22 से 22 उसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन जिसको गवर्नमेंट प्रोविंशियल नोटिफाई करेंगे, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ये किसी जज के पास ही होनी है। ये बात का आप जजमेंट फुल बेंच की अगर देखें तो उसमें स्पेसिफाई किया हुआ वो पेनल्टी जजमेंट अगर है तो नोट। मैं अगर आप 22 से 22B का लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन वगैरह तो उसके अंदर ये किया हुआ। मुझे नॉट माय एरिया, सो मुझे आई डोंट हैव कॉन्फिगरेटेक्स, लेकिन असल में ये सिचुएशन। अच्छा जी, प्लीज जब हम सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स से हटते हैं तो हमारे पास फैमिली कोर्ट्स भी हैं और हमारा एज यंग लॉयर्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन शायद उनके साथ भी हो रही होती है। और आपका पूरा एक मॉड्यूल फैमिली कोर्ट और उसकी प्लीडिंग्स और फैमिली कोर्ट एक्ट के ऊपर है, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ, क्योंकि टाइम भी 4 बज रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपके साथ क्विकली बात करूँगा। फैमिली कोर्ट एक्ट है जो मेन है, फैमिली कोर्ट के उसके रूल्स हैं। कई दफ़ा बहुत सी चीज़ें हम लोगों के साथ शुरू में बड़ी हमने गलतियाँ की, हम एक्ट पढ़ लेते थे, रूल्स के अंदर जाते ही नहीं थे। तो काइंडली जब भी कोई आप एक्ट पढ़ते हैं तो एक बात ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या उसके साथ कोई रूल्स हैं जो उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। वो आपको बहुत सी चीज़ें, प्रोसीजर्स, बहुत सी एक्सेप्शंस और बहुत से पावर्स एंड फंक्शंस वहाँ पे एक्सप्लेन हुए होते हैं और आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। जुरिस्डिक्शन क्या है, वो फैमिली मैटर्स है, तो उसका आप सेक्शन 5 पढ़ेंगे, उसके साथ जदूल पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस नौयत के केसेस फैमिली कोर्ट देख सकता है और उनको एडजुडिकेट कर सकता है। और फैमिली कोर्ट का एक पूरा प्रोसेस होगा जो उस एक्ट के अंदर मौजूद है, वो इंस्टीट्यूशन से लेकर बस कहीं ना कहीं पर जाकर इंटरम मेंटेनेंस और इंटरम चीज़ों की प्री ट्रायल प्रोसीडिंग की बात होगी। तो वो आपको जब यहाँ पर आपके साथ ट्रेनिंग हो रही होगी तो वो देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि वो सेक्शन 12 क्या है, 17 क्या है और बाकी चीज़ों में क्या हो रहा है और कौन सी पावर्स एंड फंक्शंस हैं उसकी। हमारे लीगल सिस्टम में बहुत से स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स भी हैं और ट्रिब्यूनल्स भी हैं। वो जो हमने बात की थी कि एक आपके वो वाले कोर्ट्स हैं, वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ डायरेक्ट लग रही हैं, और एक कई हो सकता है मैं कभी किसी ट्रिब्यूनल कभी पेश ही ना हुआ हूँ, और हो सकता है ये सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं मैं अगर प्रैक्टिस ही नहीं करता तो मैं कभी, मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन ही हूँ। तो जब भी आपने कोई स्पेशल कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अंदर पेश होना है तो काइंडली उसके रूल्स और वो किस तरह बने थे वो पढ़ लीजिएगा ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो। हमारे पास जैसे बैंकिंग ऑफेंसेस के हैं, हमारे पास कस्टम्स के हैं, हमारे पास एंटी करप्शन के हैं, नैब का है, एंटी टेररिज्म के हैं, ड्रग कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, हमारे पास ट्रिब्यूनल्स हैं, इंश्योरेंस के, बैंकिंग के ट्रिब्यूनल्स हैं, हमारे पास सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं, एनवायरनमेंट के ट्रिब्यूनल हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इन ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स का अपील का मैकेनिज्म क्या है।
वो उन्हीं में बताया होगा, क्योंकि हो सकता है उनकी अपील इस तरह ना आती हो जो यहाँ पर हमारे आती है, नीचे से अपील आई तो आगे सिविल कोर्ट पहुँच गए, हो सकता है उनकी अपील के लिए कोई और फॉर्म हो या हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा रहे हों। तो ये एक आइडिया आपको यहाँ पर जब मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपको कंज्यूमर पढ़ाया जाएगा, आपको शायद कस्टम्स भी है, इनकम टैक्स भी है, तो वो देखना है आपने कि फॉर्म, क्योंकि प्रैक्टिस में लॉ के साथ फॉर्म का पता होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें ख़राब ना हो। भाई एक चीज़ मैं आपकी इजाज़त से बताना चाहूँगा, हर ट्राइब्यूनल में फ़ीस मिलती है, हर ट्राइब्यूनल का मुकदमा होता है, तो ये निरा एक लफ्ज़ नहीं है, इसका मुकदमा आपने गिव अप नहीं करना। इब्तिदा के अंदर आप जा सकते हैं, सर्विस, NIRC, ये जो सारी की सारी चीज़ें आपको तो पता करना हो अच्छा कौन से कानून के तहत है, इधर भी फीस मिल सकती है, इधर भी मिल सकती है, मैं इधर भी ले जा सकता हूँ, मैं इधर भी केस ले जा सकता हूँ। पॉइंट आउट आपको ये ओवरव्यू जो दिया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये चीज़ें आती होंगी तो कमाई होगी दबा के। मैं तो चाहता हूँ आपका सर्विस के अंदर 6 केसेस उधर लगे हुए हैं, 4 सिविल कोर्ट में लगे हुए हैं, 1 ट्रायल सेशन कोर्ट के अंदर बीच में चल रहा है, NIRC के अंदर ये करना सारा करो, फिर रोजी रोटी और बटवा पूरा भरेगा और फिर कमाई वगैरह इतनी महंगाई के अंदर पूरी होगी। ये आप नहीं कर सकते। तो ये जो ओवरव्यू देने का मतलब है, इसको ये निरा हम वैसे नहीं आपको ये एकेडमिक करियर भाई का एक एक जो जुमला है वो गोल्ड है, बिकॉज आपने ये देखना है कि भाई मेरी क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरी किधर कमाई हो सकती है, इस साइड से हो सकती है, यहाँ पे मैं ये मुकदमा ले जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये मुकदमा ले जा सकता हूँ, यहाँ पे अगर कोई मुकदमा मेरे खिलाफ आ गया मेरे क्लाइंट के तो मैं उड़वा कैसे सकता हूँ। सारी दफा इस साइड से लड़ाई नहीं होनी, सारी दफा इस साइड से भी होनी है। ये चीजें सीखेंगे तो तबाकुन वकील बनेंगे और कोई मसला ही नहीं है इस प्रोफेशन के अंदर। सारी चीजें ऑलराउंडर, ये चीजें वगैरह मत करेंगे जी मैं मेरा सिविल कोर्ट का वकील हूँ और बाकियों का नहीं पता चलेगा। इस उम्मीद और इस दिल के साथ ये चीज करें कि ये एक एक जुमला जो भाई का है ये एक्चुअली हीरा है, बिकॉज ये आपको रास्ता दिखा रहा है कि कहाँ पे जाना है। ना नोट्स लेने की जरूरत है, नोट देन तो ये खुलना चाहिए, अच्छा इधर भी पैसा मिल सकता है, ये कहाँ पे है यार, ये बीच में ये वाला जो कोर्ट है इसमें कौन पेश होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अच्छा ये वाले हैं, वो तो मेरा जानने वाला है यार, लेबर के अंदर फलां फैक्ट्री के अंदर से मेरे चाचे के बच्चे को फारिग करा दिया गया है, वो तो वर्कमेंट की डेफिनेशन में आता है, उसका मुकदमा मैं NIRC में ले जा सकता हूँ और 5 और को भी फारिग किया, चाचे के बच्चे को तो शायद मैं फीस ना दूँ, उसको मैं दूँ। इस लेवल के ऊपर आपको ये ओवरव्यू दिया जा रहा है, इसलिए नहीं दिया जा रहा कि हमने आपसे मजमून लिखवाना है, आपको ये ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आपने किधर लेके जाना है, कौन से मुकदमे कर सकते हैं, कहाँ पे कमाई है और कहाँ पे आप उड़वा सकते हैं दूसरे का मुकदमा जब दूसरी साइड से होंगे। कि बात जैसे भाई ने कहा जुरिसडिक्शन नहीं होता तो गलत कोर्ट में ले गया, आप उड़वाएंगे उस टाइम के ऊपर जब वो मुकदमा एक्चुअली जहाँ पे जाना चाहिए था वो टाइम बार हो गया हुआ है। 6 महीने इधर खेलेंगे, टाइम बार हो जाएगा, उसके बाद आप उड़वा देंगे, वो इधर से भी फारिग उधर से भी फारिग और आपका क्लाइंट खुश। तो प्लीज़ भाई किसको कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा था ये सारी चीज़ें अगर देखिए अहमद साहब के ही कॉन्टेक्स्ट में अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं लीगल सिस्टम में एज ए लॉयर और एज समबॉडी हु हैज़ डन हिज LLB और LLM, सो ये तो प्रैक्टिस के एस्पेक्ट्स हैं ना। तो हम जैसे लोग जो टीचिंग में हैं, रिसर्च में हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ तो आपसे बिल्कुल हटके बिल्कुल अलग हैं, जो हमारा आज का लेक्चर नहीं है, लेकिन स्टिल आप रिसर्च में, एकेडेमिया में, आप बहुत जगहों पर और आपके पास ऑप्शंस खुलती हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए जिस टाइम पर वो मुझे नॉक करती है मेंटली प्रिपेयर हूँ, क्या मैं इतना साउंड हूँ कि मैं उस असाइनमेंट को ले सकूँ। वरना 2 प्रोफेशनल लॉयर्स हैं यहाँ, दे नो कि इनके पास भी बहुत से लॉयर्स अपने क्लाइंट लेके आते हैं कि मैडम ये केस आप कर दें। क्यों? कहीं ना कहीं उनमें शायद ये कमी है या रह गई है उनके दिमाग में कि शायद मैं इतना बड़ा क्लाइंट हैंडल ना कर सकूं क्योंकि मैं ये काम नहीं कर रहा या मेरे से होना नहीं। तो क्यों नहीं होना? हर एक ने ज़ीरो से काम शुरू किया है। जब ज़ीरो से काम शुरू किया है तो इसका मतलब है कि मैंने 20 सालों में कुछ लर्न नहीं किया और मेरे साथ वाले कोलीग ने 20 सालों में इतने केसेस किए कि उसके बाद उसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो इतनी आसान हो गई कि अब वो चीज़ों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेता है। लास्ट चीज़
हमारे इसकी, एंड दैट वाज एपेक्स जुडिशरी, जो कि हमारे क्योंकि हम पूरा सिस्टम देख रहे थे तो वो हमारे से रेटेड उस तरह नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ 2-4 मिनट कुछ चीज़ें उनके बारे में बता देता हूँ। हो सकता है किसी मॉड्यूल में आपके साथ डिस्कस हो, क्योंकि रेट्स डिस्कस होनी है, चीज़ें डिस्कस होनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी भी कहते हैं इसे, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी कहते हैं। तो हमारे पास ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है और फेडरल शरीयत कोर्ट है। तो हमें 2 या 3 चीज़ें इनके बारे में ज़रूर पता होनी चाहिए कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि इनको रिमूवल कैसे हो सकता है। तो हमें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक आइडिया होना चाहिए, हमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक आइडिया होना चाहिए। तो आर्टिकल 175 से ऑनवर्ड जो 209, 10, 12 तक जाता है पूरा एक चैप्टर, आपको उसको कहीं ना कहीं देखना है कि कभी आप इनसे इंटरेक्ट करें तो आपको एक आइडिया हो कि इन लोगों की जुरिस्डिक्शन क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से क्या मुराद है, एपलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है, क्या किसी हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है या वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, किन हालात में ये वर्किंग कर सकते हैं, जुडिशल कमीशन कैसे वर्किंग करता है, कौन उसके मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, हमें उसके बारे में, कौन उसका मेंबर है, ये हमें चीज़ों को पता होना चाहिए एज ए लॉयर। और जब हम उसको रिमूवल की तरफ जाते हैं तो क्या प्रोसेसेस हैं, आर्टिकल 209 क्या कहता है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, कौन वहाँ पर बैठता है और वो जजेस कौन से हो सकते हैं, तो इसका भी आपको कहीं ना कहीं आइडिया लेना है। लास्ट चीज़ की तरफ जा रहे हैं, मोहतसिब ओम्बड्समैन, जो हमने बात की थी शुरू का फर्स्ट 10 मिनट्स, हमने कहा था लीगल सिस्टम में आपके पास प्योर जुडिशल फॉरम्स भी हैं और क्वाज़ाई भी हैं। आपके पास जो है वो पूरा का, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ ए लीगल सिस्टम इज़ वही जो लॉ के पर्पसेस थे, टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रोवाइड रिलीफ। तो कई दफ़ा हो सकता है, अभी अहमद साहब ने बड़ा अच्छा बात की कि फॉरम, तो कई दफ़ा आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके मोतसिब हैं मुख्तलिफ, इनका रोल क्या है, इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, इनका मैंडेट क्या है, ये कहाँ कहाँ पर रिड्रेसल दे सकते हैं, और उनका जो रेलिवेंट एक्ट है वो 97 का और 2005 के जो रेगुलेशंस हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा सा स्लाइड में कुछ चीज़ें लिखी थी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सेक्शन 9 जो है वो उसका पावर्स फंक्शंस क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इनको समझने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जब एडमिनिस्ट्रेशन गलत होना शुरू हो जाए, उसको मैल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, तो शायद ये फॉरम भी कहीं ना कहीं आ सकता है, किसी महकमे के साथ रिलेटेड हो सकता है। और कहाँ पर आप नहीं जा सकते वो भी यही लॉ आपको दे रहा होगा, यही स्टैट्यूट्स आपको बता रहे होंगे कि आप जो हैं फॉरेन अफेयर्स के जो मामला हैं उसमें नहीं जा सकते, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड है वहाँ पर आप, तो मुख्तलिफ तरह के आपके पास ये वाले फॉरम्स भी अवेलेबल होंगे। अच्छा सर, यहाँ पे गुजारिश करने के एक सवाल करना था कि ये मुझसिब के अदालत में वकला को जाने की इजाज़त क्यों नहीं है, वहाँ पे क्यों नहीं पेश हो सकते, बस इसका सवाल था। हाँ, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं बल्कि ये कहना ही चाह रहा था। रिसेंटली गया था एक वकील साहब के लिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास, उन्होंने नहीं बीच में कहा वकील करने के लिए। प्रिंसिपल इसके अंदर ये है कि ये इनफॉर्मल नौयत की ये है रिड्रेसल, और अगर आप मैल एडमिनिस्ट्रेशन का बीच में बता रहे हैं, उसका रिड्रेसल दे रहे हैं, तो वकील की ज़रूरत नहीं, उन्होंने खुद एक तरीके से सू मोटो से डिटर्मिन करना होता है, कंप्लेंट देनी होती होना चाहिए। अगर आप जोर इंसिस्ट वगैरह करें तो कभी कभार वो सुन भी लेते हैं, आप यूनिफॉर्म वगैरह के अंदर जाएं, बट कई वगैरह आपको सुनते नहीं भी हैं। वहाँ पे आपकी कमाई वगैरह के इस पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस हमने इसके लिए प्रोसीजर में इसलिए भी नहीं डाला कि यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कंप्लेंट, अपने क्लाइंट के लिए कंप्लेंट बना के उधर भेजने के लिए कर सकते हैं, मगर इसकी अपील के अंदर, फॉर एग्जांपल इसकी अपील गवर्नर के पास जाती है अगर आपका प्रोविंशियल ओम्बड्समैन है, या सदर के पास जाती है। वहाँ पे उन्होंने एक सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है, वहाँ पे रिटायर्ड जज होते हैं, वहाँ पे मेरी सुनवाई हुई है अपील के स्टेज के ऊपर। सो आप कर सकते हैं, इसमें भी पोटेंशियल है करने के लिए, बट बिल्कुल दुरुस्त मेरे दोस्त ने पॉइंट आउट किया कि कई फोरम्स के ऊपर वकीलों को नहीं सुना जाता। शुक्रिया सर। और एक चीज़ आखिरी, फिर यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस। सर आपने शुरू में बताया था कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट एक तो हमारी नेशनल असेंबली है और एक हमारी सूबाई असेंबली जो है, तो सूबाई जब नेशनल असेंबली हमारी लॉ मेकिंग कर रही है, तो फिर सूबाई असेंबली जो है वो किस किस्म की लॉ मेकिंग कर रही है?
हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब मुझे पीछे जाना पड़ेगा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट्स हैं, पावर्स एंड फंक्शंस दिए हुए हैं, कौन से एरियाज़ में फेडरेशन कानून साजी कर सकती है और कौन सी चीज़ें, कभी कंकरेंट लिस्ट भी होती थी, और कहाँ पर आपकी, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स दे रहा है उसके अंदर फिर हमें रह के देखनी है। ठीक है, आसान तरीन इस वक्त, वरना मुझे एक आधे घंटे का लेक्चर ऑन फेडरलिज्म और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिलेशनशिप और कहाँ पर फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आता है और कहाँ पर फिर पावर्स को अलहदा किया जाता है, लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ लास्ट, ताकि मैं फिर आप रह ना जाए, इन सारे सिस्टम और इन सारी ऑप्शंस जो हमने डिस्कस की, एक ओवरव्यू लिया हमने। कई दफ़ा आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी एक इन बिल्ट मैकेनिज्म होता है जिसके बाद आप कोर्ट्स में आ सकते हैं। आपको उसका भी पता होना चाहिए एज ए लॉयर कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई है, कोई चीज़ हो गई, हैरासमेंट हो गई या कुछ और हो गया, तो उनकी अपनी कमेटियां हैं। पहले जब तक आप वहां जाकर रिलीफ के लिए नहीं जाएंगे और वहां से रिफ्यूज़ल नहीं होगी, आप नहीं आ सकते, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कोर्ट में आना। तो ये भी कभी जब यहाँ पर चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी तो कोई शख्स आपको बताएगा। तो वो जो इंटरनल इंस्टीट्यूशंस का मैकेनिज्म है उसका भी हमें एक आइडिया होना चाहिए एज ए लॉयर, ताकि हम पहले ही देखें कि क्या आपने डिपार्टमेंटल रेमेडी अवेल कर ली है कि नहीं। कर ली है तो हम आगे जाके शायद जा सकेंगे। जी सर। सर ये अभी जो आपने महोत्सव का बताया जा रहा है, इसका और का जुरिस्डिक्शन का क्या फर्क है? किसका? कहाँ पे हम सेम मतलब केस आपने नीचे करप्शन का भी लिखा हुआ था, कब हम एंटी करप्शन मेल प्रैक्टिसेस जहाँ पर भी होंगी, हम उसमें अगर हमें उस जगह पर जाके अम्बड्समैन के पास जाना चाहिए तो हम जा सकते हैं। डिफरेंस कैसे मतलब पता चलेगा कि यहाँ पे हमें एंटी करप्शन में जाना है और यहाँ पे अम्बड्समैन के पास? यार इसके अंदर देखो ओवरलैप है डेफिनेटली, और अगर आप फॉर एग्जांपल बेशुमार जगह के ऊपर ओम्बड्समैन के रूल्स में लिखा होता है कि आपका सिविल सूट पेंडिंग नहीं होना चाहिए या आपकी फला रेमेडी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये ओवरलैपिंग है। कानून ने एक क्रिमिनल अंदाज के ऊपर आपको रेमेडी दी हुई है, बट डिपार्टमेंटल के लिए इसीलिए वकील की ज़रूरत नहीं है। वकील की अगर ज़रूरत है तो आप कोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप इसलिए नहीं करते। और आपका वो जो सवाल था सर, मैं वो कहना भूल गया। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल भी जो अपील्स होती हैं वो कहते हैं वकील को नहीं सुनते। पीसीबी वाले फॉर एग्जांपल क्रिकेट के ऊपर जब उनका इंटरनल इंक्वायरी हो रही थी वो नहीं सुनते, मगर जब एपलेट इंक्वायरी हो रही होती है, एपलेट ट्राइब्यूनल के पास होती है, तो वहाँ पे वकील को अलाउ कर दिया जाता है। मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। आप ये नहीं चाहेंगे कि आप अपने दफ्तर के अंदर से किसी बंदे को फारिग करवाएं तो पहले दिन ही वकील उठा के ले आए, राइट। मगर जब कोर्ट के अंदर मामला चल रहा होगा तो वहाँ पे जाके यस वो भी वकील लेके आए, आप भी लेके आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोस्त बहस करते हैं कि वकील का हक है, किसी जगह पे भी चला जाए। लेकिन यहाँ पे शायद नहीं होता कि आप मैं अपने दफ्तर में चाय वाले को फारिग कराऊँ, वो वकील लेके आ जाए कि जिसका फंडामेंटल राइट है, ये है वो है वगैरह। नहीं, कोर्ट के अंदर अगर मुझे लेके जाएगा तो वहाँ पे होगा। प्लस ये जो मेरा जो आज का मकसद था वो ये था कि हम पहला दिन है, हमें कुछ आइडियाज़ हो जाएं कि क्या होना है, और होपफुली इनमें से 70-80% चीज़ों के ऊपर जो इस स्पेसिफिक फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जैसे जो क्रिमिनल के एक्सपर्ट हैं, वो आपको बेल कहाँ होती है कहाँ नहीं, रिमांड क्या है, रिमांड कब होगा, बिफोर अरेस्ट के क्या रूल्स हैं, ट्रायल कैसे चलेगा बीच में, वो आपके ऊपर एक ये सारी चीज़ें शायद आपके साथ कहीं ना कहीं डिस्कस हो रही होंगी जो आपसे प्रैक्टिस में डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है सर, ये जो डिपार्टमेंटल के इंटरनल जो जितने भी कानून बनाए जाते हैं तो पहले उसको इंटरनल इंक्वायरी देखी जाती है, उसके बाद फिर अपील में जाते हैं। तो जब कानून बनाए जाते हैं दीगर तमाम इदारों में, तो उसको बनाते वक्त क्या चीज़ में सामने रखी जाती है कि अगर देखा जाए कि वाकई ये तमाम मतलब ये जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ठीक है या नहीं, मतलब इसका कोई बेसिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हम जाकर देखते हैं क्या सर उसके जवाब के अंदर मैं कहूँगा आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि डिपेंड करता है। पहले तो आप देखेंगे वो बॉडी कौन सी है। प्राइवेट अगर बॉडी है तो शायद वहाँ पे इस नौयत की रेमेडी अवेलेबल ना हो, अनलेस वो वर्कमैन हो बंदा, कहीं किसी जगह पे आपको लेबर कोर्ट में जाना पड़ेगा। नॉर्मली अगर कोई सरकारी बॉडी है, इंक्वायरी के बाद शो कॉज होगा, शो कॉज के बाद हेयरिंग होगी। इंटरनल इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ, उसकी भी अलग एक बीच में मैकेनिज्म को टोटल मौजूद है।
फाइनल ऑर्डर होगा, अगर माइनर कोई पनिशमेंट होगी तो उसका एक अलग मार्क है, अगर मेजर पेनल्टी को इम्पोज की जाएगी उसकी बीच में अलग है, उसकी इंटरनल रिवीजन भी आप शायद कभी गवर्नमेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर लेवल की चीफ मिनिस्टर के पास जाती है, फलां सेक्रेटरी के पास जाती है, ये सारे कवानीन के अंदर मौजूद हैं। उसके लिए यहाँ पे लाहौर में जो बेहतरीन साहब हैं, जिनसे मेरे वालिद साहब भी अगर सर्विस का मामला हो तो कॉल करके पूछते हैं, वो हाफिज़ तारिक नसीम साहब हैं, उनका ऑलरेडी एक लेक्चर मौजूद है, वो उनको बुलवा के यहाँ पे उसके अंदर आपका काम हो सकता है, तो उनको वो बुलवा के ये सारी डिटेल्स आपसे बात करेंगे। सिविल सर्वेंट कौन सा है, साथ लेबर, उसी दिन हमने लेबर लॉज भी रखे हैं कि लेबर लॉज के अंदर कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे सिविल कोड का दावा होगा, कहाँ पे किन चीज़ों के अंदर आप रेट कर सकते हैं, किन चीज़ों पे आप नहीं रेट कर सकते, ट्रांसफ़र के खिलाफ क्या होगा, ये सारी चीज़ें सर्विस लॉ वाले दिन के ऊपर आपको बहुत डिटेल में बताई जाएंगी। थोड़ा सा अगर हम जुरिस्प्रूडेंशियल आस्पेक्ट देखें, ये जो है तो हम अक्सर देखते हैं कि एक सुप्रीम लेजिस्लेशन है, एक सबऑर्डिनेट है, वो जो आपकी फंक्शनिंग है ना डे टू डे, उसके लिए हर दफ़ा आप पार्लियामेंट में जाके अमेंडमेंट्स और चीज़ें नहीं कर सकते जो डेली फंक्शंस हैं। तो उस वजह से फिर आप क्या करते हैं, जो आप ऑटोनमस बॉडीज़ बनाते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, जिसको चार्टर कहते हैं, इसको लॉ कहते हैं, उसमें फिर वो पावर्स वहीं से असाइन हुई होती हैं कि आप इसमें खेल सकते हैं, इस यहाँ से आप नहीं जा सकते, और उनमें कुछ जगहों पर वो चेंज नहीं हो सकते, दे ऑलवेज नीड परमिशन ऊपर से, और कई चीज़ें उनको दे देते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर उन्हें जो देखना है, तो वो ये फिर जो होता है वो आई वहीं से होती है कई दफ़ा लेजिस्लेशन, लेकिन वर्किंग आसान करने के लिए उनको एक लिमिटेड पावर्स एंड फंक्शंस दिए होते हैं। अब आप में से शतरंज कितनों को खेलनी आती? चेकर्स कभी किसी ने खेली है? एक चेकर्स गेम होती है जिसको ड्राफ्ट्स भी कहते हैं, उसमें जो एक पे सारे एक ही किस्म के प्यादे होते हैं, सारे इस तरफ चलते हैं या इस तरफ चलते हैं, 2 मूव सिर्फ होती हैं। शतरंज के अंदर हर जो आपका होता है वो हर अंदाज से मूव करता है, अलग-अलग मुख्तलिफ करते हैं। बड़े जहन वाले लोगों को वो शतरंज को सबसे ज़बरदस्त खेल समझते हैं। खेलने के लिए आप ड्राफ्ट्स भी खेल सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी मूव्स आपको सीपीसी की पता चलेंगी, मैं ए पत्ता भी फेंक सकता हूँ, ये भी फेंक सकता हूँ, ये इस तरफ इधर घुमा सकता हूँ, मैं इधर घुमा सकता हूँ, उतने ज़्यादा आप चैंपियन बनेंगे। आप बच्चों की लूडो भी खेल सकते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स भी खेल सकते हैं, कर दे मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं तो एप्लीकेशन पा देती, ए हो गया, सांप कट दे तो सांप कट गया, सा करके नीचे आ गए, फलां बंदा जीत गया। आप करने के लिए फिर स्किल की भी गेम आ जाती है, लक भी इसके अंदर होता है, समझाने की ये चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपके सामने कार्ड और पत्ते इसलिए रख रहे हैं, आपने इस नौयत से सीख करना है, और ये आपको सारे गुर हम सिखा रहे हैं। इस्तेमाल करना, गेम खेलना आपका अलग चीज़ है, और मैनू ना राना फिर हराना शुरू कर देना, मेरी चीज़ें सीख के सारे के सारे कि बैठ के मोहम्मद ने आपने सिखाया था तो ये लें आप, ये आपके लिए आप वेले हो गए।